सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग आज संभाषा शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक दो लोगों को होस्ट बनाता हूं और हम लोग संभाषा करेंगे। आप सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और किसी को कुछ बोलना है तो कृपया हैंड रेज कर सकते। यहाँ पर मुनीश शर्मा मैम बहुत दिन के बाद आई हैं। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम कैसी हैं मैम? बहुत दिन के बाद आप दिखाई दी मैम। जी सर, प्रणाम सर। कैसी है मैम? बहुत दिन के बाद सर आप आई। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद है, बहुत अच्छा चल रहा है। आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा मुझे सपना में आया था कि आप बहुत अच्छे मतलब बहुत सारे लोगों को ठीक कर दिए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये सब कुछ आपका दिया हुआ है सर, आपने बहुत अच्छी तरह चीजें समझाई हैं सर। जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, मैं पूछ लूं क्या? हाँ, पूछिए मैम, पूछिए। सर मेरे पास ना एक पेशेंट है, बेसिकली पित्तज ग्रहणी है उसको। जी और मैम। पित्त बॉडी में इतना बड़ा हुआ है कि उसकी वजह से उसको पूरे रैशेस हो गए हैं, घाव हो गए हैं। हिस्ट्री हमने ली तो हिस्ट्री में हमें जो कॉज मिला वो उसमें है कि बहुत ही उष्ण तीक्ष्ण उसका अन्न था, आहार विहार था, और एंजाइटी बहुत ज्यादा थी, स्ट्रेसफुल लाइफ है, और खाने में भी बाहर का खाना बहुत ज्यादा है। तो हमने उसको काफी कुछ कम किया, बट स्टिल जो है वो बीच बीच में काफी स्पाइसी फूड ले लेती है। तो हमें जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिले, मतलब 20-30% रिलीफ है, बट बहुत ज्यादा नहीं है। तो सर ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं? आपने क्या क्या दिया था वो बताइए, फिर बाकी सब लोग बताएंगे। जी सर मैंने उसको कामदूधा रस और पत्तीकर, और मैंने उसको जो है पहले उसका विरेचन के लिए मैंने पहले एरन भ्रिष्ट हरितकी दिया, बाद में हरितकी दिया, और उसमें जो है उशीरासव, चंदनासव, वो सारी चीजें दी, वो कॉम्बिनेशन का दिया। मतलब जो भी हमारे पित्त शामक है वो मैंने सारी चीजें दी, बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला सर। और एक कॉम्बिनेशन जो आपने लास्ट टाइम बताया था कि हम जो है शुरुआत में जो है आम पाचन करेंगे, तो आम पाचक और लहसुन आदि बटी और प्रवाल पंचामृत, वो जो एक कॉम्बिनेशन आपने बताया था सर, वो भी मैंने दिया। उससे ये फायदा रहा कि पेशेंट की एपेटाइट बहुत अच्छी हो गई, और जो उसको बीच बीच में ऐसा लगता था कि कॉन्स्टिपेशन टाइप की फीलिंग आ रही, वो उसका बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा। तो वो रहा, लेकिन मतलब हमें बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं नहीं लगा। तो आप इसमें ऐसा करिए ना, मतलब जी पित्तज सर। ग्रह आपने बहुत अच्छा किया, मतलब पित्त की चिकित्सा किया, लेकिन अब पित्तज यस ग्रहणी सर। पे ध्यान दीजिए। पित्तज ग्रहणी पे आपको ठीक क्या है। करना होगा? चरक संहिता में देखिए तो भू निम्बादि चूर्ण, किरात तिक्तादि चूर्ण, ऐसे चूर्ण फॉर्म जो तिक्त रसात्मक द्रव्य या रस पाचक, रक्त पाचक, ये तिक्त रसात्मक द्रव्य का सिलेक्शन करिए। वर्ण गण दीजिए, कुष्ठक नगण, कंडुक नगण, ये सारे पित्त शमन करने वाले, स्किन को अच्छा करने वाले द्रव्य हैं, वो दीजिए ना, तो अच्छा फायदा होगा।
ये वहां सर, ये इस बार जब लास्ट विजिट हुई थी सर, मैंने उसको ना रस पाचक, रक्त पाचक, और मैंने क्या किया कि कंडोग्नि कषाय और क्रमिग्नि कषाय, तो वो भी दिया। और आपको शायद याद होगा सर, वर्णेगन और जो ये कंडोग्नि कषाय है सर, ये मैंने आपसे ही लिया था। हाँ तो वो उसको मैंने दिया, लेकिन मुझे बीच बीच में ऐसा लगता है कि पेशेंट जो है वो कुछ गड़बड़ कर रही है, क्योंकि वो कई बार हम पूछते हैं तो वो ऐसे ना आई कांटेक्ट करके नहीं बताती है, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा वो जो है ना चीजें जो है वो क्लियरली हमें बता नहीं रही, कहीं कहीं जो है वो कुछ गड़बड़ करती है। हाँ लेकिन ये है कि मेडिसिन भी कॉन्टिन्यूस ले रही है, मतलब ऐसा भी नहीं करती है कि मुझे मेडिसिन नहीं लेनी है, मेडिसिन के लिए भी बहुत सिंसियर है। तो मेडिसिन खत्म हो तो जाती है तो मेडिसिन कि नहीं मुझे लेने का आना तो है। उनका हेतु सेवन हो रहा है, जैसे कि रात्रि जागरण हो रहा है जो पित्तवर्धक है, यस चाय सर। का पीना, यस सर। टोबैको खाना, ऐसे कुछ तो है, अजीर्णाशन, या फिर खाना खा चाय के पहले पानी पी लेना, पानी पी के चाय पीना, चाय पी के पानी पीना, ऐसे कुछ ना कुछ तो विरुद्ध ऐसे हो रहा है उनका, जिससे पित्त प्रकोपित हो ही रहा है, वो बंद नहीं हुआ है। छोटी छोटी बातें होती है कि वो पित्त को दूषित करता है, क्रोध करना, जो बहुत ज्यादा गुस्सा करना, हम्म। वो भी का प्रकोप करता है। तो ऐसे है। हाँ सर, वो तो है उसके साथ। हाँ, तो हमें बीमारी से जीतना है, तो आपने थोड़ा जैसे गंधक रसायन 5-5 गोली दीजिए, प्रवाल पंचामृत जो गोदुग्ध भावित है वो 5-5 दीजिए, फिर शुद्ध शेखर रस दीजिए, ऐसे बदल बदल के दीजिए। प्रवाल पंचामृत का बहुत अच्छा फायदा होगा, या तो औदुम्बरा वलय दीजिए, औदुम्बर या गुलकंद के साथ दीजिए, या फिर आंवला का मुरब्बा के साथ दीजिए। ऐसे कुछ बदल बदल के देंगे ना तो पेशेंट भी लेगा, और पित्त का शमन अच्छा होगा। जी सर। सर, जो जो प्रवाल पंचामृत है सर, वो मेरे पास ना पाउडर फॉर्म में है, तो हम उसको कितने, मतलब 500 mg हम दे सकते हैं दिन में 3 बार, हाँ जैसे गुलकंद के साथ दे दें या फिर हाँ, आंवले के मुरब्बे में मिक्स करके दे दें, ऐसे दे दे सकते सकते हैं। हैं मतलब? हाँ दे सकते हैं। अभी हम इस पे कंचन मैम का भी ओपिनियन लेंगे और मंदाकिनी मैम। कंचन मैम आप यस बताइए, सर। आपको यस सर। क्या, हाँ, पित्तज ग्रहण में क्या करना चाहिए, आप बताइए मैम। जी सर, मैम ने तो सही दिया है और आपने भी बहुत ही अच्छा बता दिया। एक्चुअली इसमें मुझे लग रहा है कि पेशेंट ही शायद कुछ गड़बड़ कर रहा है, हेतु सेवन हो रहा है मैम, इसीलिए वो फायदा नहीं हो जी, रहा है, नहीं तो इतना सारा मेडिसिन देने के बाद तो पक्का फायदा दिखना चाहिए। बिकॉज मैम पता क्या हुआ कि जैसे शुरू में हमने उसको किया, और मैंने ना उसको ये बोला कि आप ना एक मील में नमक मिर्च सब कुछ बंद करके आप दूध दलिया ले लो, सो दैट कि एटलीस्ट एक मील में तो हमारे स्पाइसेस कम होंगे। तो उसने शायद 3 दिन या 4 दिन लिया, और 4 दिन के बाद उसका मेरे पास कॉल आया कि मैडम मुझे पहले से बेटर लग रहा है। तो मुझे लगा कि शायद कुछ और अगली बार ज्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट टाइम आई तो देखा तो वो पूरा फ्लेयर अप हो गया, तो मैंने पूछा भाई क्या रहा, ये क्या किया? तो पता लगा कि कोई फैमिली फंक्शन था, कुछ ऑफिस का फंक्शन था, वो बोली कि थोड़ा थोड़ा करके कुछ चाइनीज कुछ ये सब कुछ मैंने खा लिया। तो मैंने उसको बोला कि देखो गड़बड़ तो तुमने की है, इसलिए तुमको दोबारा फ्लेयर अप हो गया है। तो ऐसा उसको बीच बीच में कुछ मिलता है, बट यह है कि बीच में कभी बताती है कभी नहीं भी बताती है। तो मोर और लेस मैंने बहुत सारी चीजें कॉम्बिनेशन करके किया, बट ये होता है ना कि जैसे पेशेंट को भी हो जाता है, उसको ये लगता है कि भाई मैं खाती भी रहूं और मेरा ट्रीटमेंट भी हो जाए। तो फिर उसको फिर ये था कि आप हमारा थोड़ा और स्पीड अप कर दो, तो मैंने बोला स्पीड अप तभी हो पाएगा जब आप थोड़ा सा और फॉलो करोगे। तो ये रहा मैम। ठीक है, और मैम मंदाकिनी मैम आपने आप इसमें बताइए। लक्षणादि वटी दी है ना? हाँ वो हटाना चाहिए, लशुनादि वट्टी, वो थोड़ा हाँ, उष्ण नहीं, वो है। उष्ण लहसुन आदि। तीक्ष्ण होती है ऑलरेडी, अब उसी जगह। अच्छा, नहीं नहीं, लहसुन आदि वटी हमने सिर्फ इनिशियली 15 डेज दी थी जब उसको कॉन्स्टिपेशन चल रहा था, आम पाचन के लिए दिया था। उसके बाद फिर हमने कभी नहीं दिया। अच्छा। ठीक है मैम। हाँ, इनिशियली मनीषा, बस। हाँ। हाँ मनीषा सिंह मैम, हम्म। आप कुछ हेल्प करेंगे ये केस में, या मंदाकिनी मैम कुछ बताइए, आप लोग इंटेलिजेंट लोग बताइए आप लोग। सर ये केस क्या था? मैं लेट ज्वाइन की पित्तज थी। ग्रहणी का पेशेंट है, तो ये मैम पित्त शामक सारे द्रव्य दे रही हैं, लेकिन उनका पित्तज सर, पित्तज क्या? पित्तज ग्रहणी का पेशेंट है। अच्छा, पित्तज ग्रहणी का, हाँ हाँ। हाँ, तो मैम दे रही हैं, लेकिन उनका स्किन में रैशेस आ रहे हैं और ऐसे दाने दाने आ रहे हैं पित्त वाले, तो अभी क्या है ग्रहणी इसका? कैसी है सर? मतलब ग्रहणी कैसी है मैम उनकी? गृहिणी तो अब पहले से बेटर है मैम। हाँ, दूध ले रहे हैं क्या? दूध ले रहे हैं वो। तो मैम देखिए, आप स्किन की मोइस्चर प्रॉब्लम कितना बोल हो रही रहा है है और मैम? दूध दूध ले हाँ रहे हैं, तो जी। दूध तो बंद कीजिए मैम।
दूध जो है उसने मुझे यही बोला कि मैम चाय आप बंद कर रहे हो, कॉफी आप बंद कर रहे हो, कुछ तो आप यस करोगे ना हमें। हाँ तो मट्ठा फिर पियो मैंने ना, मट्ठा के लिए किसने मना किया है? उसको एक्चुअली क्या है, मट्ठे से वो जैसे हमने उसको ना बीच में मट्ठे के लिए किया था, मट्ठे से वो ये बोली कि इससे बढ़िया तो मुझे दूध ठीक लगता है, क्योंकि मट्ठा जब जब मैं पीती हूँ तो मेरे को ईचिंग शुरू हो जाती है। हाँ मट्ठे से प्रॉब्लम होती है। नहीं मैम, दूध हाँ। तो है इसमें रिस्पॉन्सिबल, और आप देख लीजिएगा एक बार, कहीं ऐसा ना हो कि वो दूध की आड़ में कहीं पनीर भी ले रही हो साथ में, क्योंकि ये तो मतलब पित्तज और स्किन की प्रॉब्लम है, तो मेरे तो कारण यही समझ में आता है, और मैं तो अपने मरीजों को बंद करा देती हूँ। अब आप कह रही हैं गृहिणी ठीक है, तो फिर यही प्रॉब्लम है क्योंकि सर। देखो ग्रहणी उसकी बिल्कुल ठीक है, वो ये बोल रही है कि अभी मेरा जो है ना बाकी मुझे मोशन ठीक कितनी लग रहा बार है, जा रहा है सिर्फ मैम, मनीष मैम? मोशन दिन में एक ही बार जाती है, अभी एक ही बार जा रही है। तो आपने और कुछ नहीं ऐड किया, नारियल पानी वगैरह कुछ ऐड करके देखिए फिर ऐसा। नारियल पानी मैंने ऐड किया, मैंने उसको जो है जो सफेद पेठे का जूस है वो भी ऐड किया, और मैंने उसको जो है ना मुनक्का का पानी भी दिया था अर्ली मॉर्निंग। और जैसे अनुरिता मैम बोलती है ना कि धनिया शुंठी फांट, तो थोड़े से दिन मैंने वो भी किया उसका, लेकिन बीच बीच में क्या होता है उसका ठीक होता है, एंड एक विजिट में होती है तो ठीक हो जाती, नेक्स्ट विजिट में आती है तो फिर फ्लेयर अप हो जाती मैम है। मैम ऐसे क्योंकि पेशेंट को दोष डेढ़ निकल साल नहीं रहे लगता हैं है। ना बाहर, दोष बाहर ही नहीं निकल रहे, वो अंदर ही रह रहे हैं। मैम मैम और ऐसा है उनको ना, उसको अगर एक कुछ विरेचन दे ऐसे दीजिए। वातावरण मिल जाता है तो दोष बढ़ जाते हैं मैम, इसमें शोधन का बहुत अच्छा रोल मिलेगा। मैम वहाँ विरेचन पिक्चर, दीजिए, और दूसरी बात वहाँ उसको पिक्चर, स्ट्रिक्टली बोल दीजिए कि आप गड़बड़ी कर रही हैं इसीलिए फ्लेयर अप हो रहा है, अगर आपने ठीक क्योंकि होना है। और उसको विरेचन ना हो तो मैम नित्य नित्य तो आप दे नहीं सकती ना उसको, लेकिन विरेचन देना है, क्योंकि ग्रहणी भी पित्तज है और ये दोष भी पित्तज ही है जो आप बता रहे हो, तो उसको विरेचन दीजिए। इसमें त्रिवित हम जैसे स्ट्रांग विरेचन देना पड़ेगा, और इनको टाइम लगेगा ठीक होने में, अभी इवन घबराइए सर, मत। इसमें हम लोग पटोल वगैरह का भी यूज करेंगे, वो मैंने बताया ना, पटोल रस पाचन है, कसूरहिन्नी पटोल आदि है सब वगैरह। कुछ। मैम हाँ, पूरे त्वचा में गए ना दोष, तो स्वर्णमाक्षिक उनको मैम आप यूज कर सकती हैं इसमें, स्वर्णमाक्षिक कोष्ठ भस्म से कर सकती हैं। उनको कोष्ठ में लाना पड़ेगा, शाखा से दोष पूरे कोष्ठ में लाके फिर बाहर निकालने पड़ेंगे। बाद में शमन चिकित्सा, शोधन के बाद शमन, और बाद में रसायन चिकित्सा। इतना रोल होगा मैम, इतने से शमन चिकित्सा से नहीं कम होगा वो। मैम देखिए वो ना गृहिणी पित्तज है, लेकिन वो दूध का आहार ले ही रही हैं, चाय तो उनका है ही है। स्टिल आप ये बोल सकते हो कि अगर उनको चाय लेनी है तो वो सेटिस्फेक्शन के लिए जस्ट आधे से भी थोड़ा कप ले सकती है, लेकिन दूध तो एटलीस्ट बंद ही करा दीजिए। जी मैम, ये मैं करा देती हूँ उनको। सेटिस्फेक्शन, हाँ, क्योंकि उनको बोलिए कि हम इस तरह से, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है ना, आपका भी खिंच रहा है, और हम हमें भी लग रहा है कि हम कहीं सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बंद कीजिए। फिर धीरे धीरे आप बोलिएगा कि फिर धीरे धीरे हम खुद ही इंट्रोड्यूस कराएंगे ना, घबराइए मत, ऐसा आप ऐसे बोलिए उनको, हाँ, सांत्वना दूध अभी संधि होता है ना, स्त्रोतोरोध करता है बहुत ज्यादा, और वो पित्तज ग्रहणी को जी बढ़ा ही सर। रहा है। हाँ। सर कुछ किसी किसी केसेस में ना, जैसे जो है मान लो हमने दूध भी बंद कर दिया, उसका दही भी बंद कर दिया, हमने बटर मिल्क भी बंद कर दिया, लेकिन कई पेशेंट को लगता है कि कुछ तो आप यस करो, तो उन केसेस में क्या बटर मिल्क दे दीजिए, सकते हैं सर? लस्सी तक दीजिए, लेकिन दूध मत दीजिए, दूध पचता मैम नहीं है। मैम आजकल यस दूध के लिए कितना, उन्हें कैल्शियम कैल्शियम की वजह से वो बोलते हैं, तो आप मुक्ता शुक्ति आज बढ़ाया वो दे दीजिए, प्रवाल दे दीजिए। इससे आप ये उनको समझाइए कि हम आपका दूध तो बंद जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो हम्म। पोषण आपको पूरा दवाइयों से दे रहे हैं। ओके ओके, हाँ ऐसे समझे ना, ऐसे अनार बोला का जा जूस सकता बोलिए है। मैम, हाँ अनार मैं का ऐसे ही जूस। समझाती हूँ, ऐसे ही समझाती हूँ मरीजों को। हम्म, जूस ये है आपने ना सही आप, बताया। हाँ मैं ऐसे ही देती हूँ। अनार का और दे आप, सकते हो। और ऐसे बोलिए उनको कि जैसे कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको दूध ही लेना है, मतलब व्हाइट चीज लेनी है, तो नारियल का जो पानी पी लेते हैं ना, अगर वो पीती है तो अच्छी बात है, उसकी जो मलाई है वो खाएं, तो एक हम्म। मेंटल सेटिस्फैक्ट्री भी आ जाएगा, तो व्हाइट कलर का भी वो हो जाएगा उनका जो चाहिए उनको। ठीक है। यस, हाँ ये किया और जा अगर सकता है। चाय के लिए फोर्स करें मैम, तो उसको इलायची डाल के सिर्फ आधा कप अलाउ कर दीजिए, अगर वो फोर्स कर रहे होंगे तो। और चाय में भी फिर वो तो दूध तो देना ही पड़ेगा उनको, या विदाउट मिल्क उसको? हाँ, हाँ बस वो नहीं थोड़ा सा नहीं, वही दूध चाय नहीं तो रहता खेल है। नहीं, नहीं लेते। क्योंकि वो चाय की पत्ती भी तो मतलब उष्ण करती है ना, वो एस्ट्रोजन कषाय हाँ, रस की होती है ना। हाँ तो इसलिए उसमें वो, इला डालने का बोला था। अगर वो हाँ पेशेंट बोले हम्म। फोर्स करे तो, अदरवाइज ठीक है, बंद कर दिए तो अच्छी बात है। सर एक ना कोई अच्छा सा सब्स्टिट्यूट हमें चाय का भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट जो है ना चाय कॉफी ये सब बंद करते के साथ ही, जैसे कुछ पेशेंट बहुत इजीली मान जाते हैं कि विदाउट मिल्क पी लेंगे,
या कुछ और सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, या फिर जैसे योगा में हम वो करते हैं ना, उनका अमृत पेय होता है तो वो लोग उसको पी लेते हैं। बट ये है कि कुछ ना कुछ टी का सब्स्टिट्यूट, तो जैसे अब समर आ रही है तो कुछ ना कुछ तो हमें पेशेंट को सजेस्ट करना पड़ेगा, मैम जैसे आंवला। हमारे ग्रुप में हम्म। कोई अर्जुन का चाय की डिस्कशन कर रहा था, पता नहीं कौन कर रहा जी, था, उनसे पूछिए। तो मेरे ख्याल से जो अर्जुन का बनाते हैं तो वो भी तो मैम मेरे ख्याल से दूध में ही बनाते हैं। वो दूध क्या करते हैं, अर्जुन पाउडर का वो क्वाथ बनाते हैं, फिर उसमें मिल्क डाल के और तब वो पीते हैं। मतलब जो मैंने यहाँ आसपास देखा है, और हमारे योगा में भी ऐसे ही करते हैं। तो बाकी और उसका कोई और तरीका है तो आप बताइए। आपने इस पेशेंट को तो दूध इंट्रोड्यूस कराना ही नहीं है, तो इसके बारे में तो आप छोड़ दीजिए। बाकी जो पेशेंट हैं उनको तो आप हर्बल टी दे ही हम्म सकते हैं, है ना। हम्म। ये अदरवाइज जो है जैसे अनुरिता मैम बोलती है ना, तो फिर उनको हम धनिया और उसका धनिया और जीरा और उसका सौंफ, उसका वो कुछ दे सकते हैं। मनीष मैम, हाँ जी, हाँ जी। मैं क्या करती हूँ, अगर चाय का सब्स्टिट्यूट मांगते हैं ना पेशेंट, तो हमारे यहाँ पे हम्म। तो पेय होता है, पर बहुत बार तो बहुत पेशेंट को उसकी टेस्ट भी पसंद नहीं आती है। तो हम्म। मैं क्या करती हूँ, जैसे पुदीना पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते हैं, जैसे वो लेमन ग्रास होता है ना, उसके थोड़े पत्ते। हम्म। हाँ, और बड़ी सौंफ जो होती है, धनिया होता है। आपको अगर थोड़ा और मतलब जैसे कफ का पेशेंट है तो आप उसमें थोड़े से मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे कि काली मिरी है, लवंग है। मतलब पेशेंट को देख के आपको कौन से दोष पे काम करना है, तो उसका वो भी फायदा मिल जाता है। अगर पूरा पित्त का शमन करना है तो बिल्कुल पित्त शामक की लेना, जिससे आप जीरा भी ऐड कर सकते हो। और वो पानी को ऐसे अच्छे से उबालो और उनको बोलो कि छान के पी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रीन टी को प्रिफर करते हैं कि ग्रीन टी हमें चलेगा। पर आप अगर ये इस टाइप का बना के देते हो ना, तो उनका मतलब दोषों पे भी अच्छे से काम हो जाता है। बहुत बार दीपन पाचन के लिए भी बहुत अच्छे से काम में आता है। तो एक सब्स्टिट्यूट होता है, तुलसी के पत्ते से टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और हम जैसे इलायची लवंग भी डाल देते हैं उसमें, तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। बस आपको सिलेक्ट करने हैं, पित्त के लिए दे रहे हो या फिर वात के लिए दे रहे हो, तो थोड़ा सा आपको वहां पे चेंज करना पड़ेगा बस। ये बहुत अच्छा बताया वैसे कंचन मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब ये आपने जिस हिसाब से बताया ना, आप जैसे समर आ रही हैं तो हम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन चेंज यस, करके, और ये हाँ। टी का रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा बता सकते हैं। और नहीं, ये टेस्ट आपने भी बहुत बहुत ही अच्छा अच्छा होता बताया। है। हाँ, बहुत टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इसका, आराम से ले लेता है हाँ, पेशेंट। और उसमें जो है अगर मान लो थोड़ा सा और पित्त शामक करना, तो थोड़ा सा किशमिश भी ऐड कराया जा सकता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आप वही मैंने बोला ना, आपको दोषों के हिसाब से, आपको टेस्ट के हिसाब से आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। नहीं, आपने बहुत ही अच्छा बताया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छी तरह सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, ऐसे डिस्कस होने से बहुत मजा आता है। सर, मैंने एक ना केस डाला है अभी, मतलब एक पिक्चर डाला है। एक पेशेंट आया था, मुस्लिम पेशेंट था वो। उसको मतलब उसकी लड़की और लड़का ऐसे 29 इयर्स का लड़का था। उन दोनों ने ऐसे मतलब दोनों को कंधे पे हाथ दे के ही उन्होंने एंट्री किया था अंदर। तो मुझे पहले लगा कि हो सकता है घुटनों की प्रॉब्लम हो। तो घुटनों की प्रॉब्लम, तो मुझे लगा एज भी ज्यादा नहीं था उनका, इतना 39 समथिंग था। 39 नहीं, 42 समथिंग था। और मैंने उनका पूरा हिस्ट्री लिया, तो जैसे गिरने की भी हिस्ट्री नहीं थी, बस थायराइड था। और हेतु काफी मिले, विरुद्ध आहार का बहुत सेवन था, और मेघों का धारण भी था। उनका चाय का इंटेक बहुत ज्यादा था, रात का जागरण हो रहा था, स्ट्रेस फैक्टर भी था, क्योंकि हस्बैंड कुछ तो भी जेल में है 9 से 10 महीने से। पर पेशेंट का आप घुटना देखेंगे ना सर, एक घुटना इतना बड़ा साइज का हुआ है, तो पर वो ना जंघा से लेके घुटनों तक उसका स्वेलिंग है। तो मुझे वो डिफरेंशियल डायग्नोस करना नहीं आया कि एक मुष्टुक शीर्ष हो सकता है या उरुस स्तंभ में जाएगा ये पेशेंट। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कर पाई सर, कि मतलब मुझे डायग्नोस करना था, पर मैं नहीं कर पाई। मैंने दोषों के हिसाब से पहले तो अभी मैंने दीपन पाचन और थोड़ा सा आप ना कभी उनका स्नेहन करके देखेंगे और वो बढ़ रहा है, हाँ अनुक्षय मिल रहा है, तो फिर वो उरुस्तम या कुर्शु शीर्षक में जाएगा। हाँ, मैंने और वो भी यही सोचा था। हाँ हाँ, जी, बताइए सर।
क्या है ना कि अगर आपके स्नेहन कहीं पर भी स्नेहन देने से उपशय मिलता है, ऊपर से बाह्य स्नेहन से या खिलाने से, घी खिलाने से उपशय मिलता है, तो फिर वो निरुपस्तंभित है। और नहीं तो अगर कुछ देने से बढ़ता है तो उपस्तंभित है, तो उसमें स्नेहन वर्ज रहेगा। ऐसे बोला है ना, गूढ़ लिंग परीक्षित उपशाप अनुशाभ्याम, ऐसे बोला है। जहाँ डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है वहाँ उपशय अनुपशय से समझ के फिर चिकित्सा करना चाहिए। जी, मैंने एक्चुअली मैं वही सोचा था। मैंने तो अभी पूरा पेशेंट को लंघन पे, मतलब जैसे दलिया है ना उस पर डाल दिया, क्योंकि 95 kg वेट भी था, तो मुझे लगा थोड़ा वेट भी कम हो जाएगा। सुबह शाम दलिया ही बोला है अभी लेने के लिए 21 डेज। और मैंने ऑयल एप्लीकेशन बोला है। फिर मुझे लगा कि अभी ये फोन करके पूछेगा, इन केस पेन ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर मुझे उस टाइप में सोचना है कि हाँ, वो एक ही मुझे डायग्नोसिस में काम में आएगा ना, मतलब कि ऑयल एप्लीकेशन से उसका अगर पेन बढ़ता है तो मैं उसकी वो साइड से सोचूं। जी, हाँ उरुस्तंभा बराबर है। हाँ, उरुस्तंभा सर अगर आता है यहाँ पे तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो मतलब पंचकर्म तो बिल्कुल हम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, केवल स्विमिंग बोले और दीपन पाचन करना है बस। जी जी सर, थैंक यू सर। हाँ कंचन मैम, ऐसे केसेस में ना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उनका ना सिर्फ एक ही पैर है। एक तो ये हिस्ट्री लेना कि जब वो चलते हैं तो एक ही पैर पे प्रेशर दे के चलते हैं और दूसरे पैर पे कम देते होंगे। दूसरा क्या है कि राइट साइड में है तो मोस्ट लाइकली इसमें जो है ना लीवर से रिलेटेड कोई ना कोई कॉज आपको जरूर मिलेगा। जैसे हिस्ट्री में आपने देखा उनको कॉन्स्टिपेशन है, थोड़ा सा और बहुत सारे स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस का भी डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो लिवर फंक्शंस पे जाता है। तो आप कुछ ना कुछ वो वाला ऐड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ऐसे केसेस में। जी मैम। जी मैम, थैंक यू। सर मुझे कुछ पूछना था आपसे। हाँ पूछिए, हाँ पूछिए। सर ये कह रही थी, मैंने मेरा आज वो जो बात कर रही थी ना आपसे परसों, केस एलर्जिक राइनाइटिस थी जिसको लेडीज को जो जिम वगैरह ज्वाइन की थी, आज मैंने उनको नस्से दिया था सरण तेल से, और वो अपना तेल खुद लेकर के आई थी, तो व्यास का था उनका। तो सर मेरे तरफ से तो सारा कुछ अच्छा रहा, लेकिन उनका मैंने 10 ड्रॉप डाला तो कुछ नहीं लगा उनको। फिर मैंने उसी का 15 ड्रॉप डाल दिया सर, एक बूंद भी मतलब कफ की तो आई नहीं। फिर बड़ा मैंने कहा कि अगर आपको लग रहा है तो करके निकालिए ऐसे। तो सर एक थोड़ा सा मतलब ऐसे लिक्विड टाइप का थूक ही आया, मतलब स्पुटम ही आया। तो सर मैं क्या समझूं कि ये रुक्षता है या क्या हो गया, मतलब ऐसा क्यों हो गया पता है इतना? वहां छिल गया होगा, कट गया होगा, छिलने से खांसने से ऐसा हुआ होगा। आप इससे तब भी वो रक्त पित्त वाला ही दीजिए। नहीं, खून नहीं आया, थूक आया। मतलब जैसे कि ना, जैसे कि हम लोग नशे देते हैं ना तो कफ निकलने लगता है, उनका तो सर कफ निकला ही नहीं, बस करती रही वो। तो कोई मैंने बात कहा नहीं अगर ना, कुछ, कफ नहीं होगा तो क्यों निकलेगा, जो नहीं है वो क्यों निकलेगा। तो फिर सर क्या समझे हम ये कि वात की वजह से ऐसा है? हाँ क्योंकि बात सर तो रुक्षता तो उनके शरीर में बहुत रहती है। हाँ। तो फिर इसमें फिर सर मैं क्या करूँ, फिर इसमें धारा नस्य दूं या फिर क्या कहते हैं ऐसे ही दे दूं? धारा नस्य दीजिए, धारा नस्य। तो वो सर मेरा तेल नस्य का, में चेंज मेरा करूं तेल क्या फिर? मेरा तेल का ही नस्य धारा नस्य में यूज करिए। बाकी तेल धारा नस्य में डालेंगे तो पेशेंट चिल्लाते हैं। अगर तब नहीं, तो आपने फिर मैं सर वही बिंदु तेल करूँ। को धारा नस्य डाला मार्केट वाला, तो पेशेंट को हाँ, हेडेक होगा, माइग्रेन होगा। तो फिर चुप हो जाऊं। फिर ठीक है सर, फिर मैं उसको फिर क्या करूं, ज्यादा मात्रा में दे के देखूं क्या? अगर मान लीजिए सर नहीं निकलता है कुछ भी, तो 7 डेज तो मुझे देना ही पड़ेगा ना? तो 8-8 ड्रॉप डालिए ना मर्च मात्रा में। अच्छा, हीन हीन हो गया ना सर, तो फिर तो वो हीन मात्रा हो गई ना? अच्छा हीन मात्रा, मर्च मात्रा बोला है, 8 ड्रॉप को मर्च मात्रा बोला है। सर ये कह रही थी कि जैसे कि मैं प्रॉपर उन्हें 7 डेज का दे रही हूँ, उसमें 8-8 ड्रॉप डालूंगी तो करेगा ना हाँ इफेक्ट? हाँ, क्यों नहीं करेगा। सब लोग पूरा इंडिया तो 8-8 ड्रॉप ही डालते हैं ना, ज्यादा थोड़ी ना डालते कोई। मैं तो 10 डाल देती हूँ, मैं तो 10 डालती हूँ, तो एक पहले 8 डालती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ कि सहन नहीं हो गया है तो 2 और बाद में बढ़ा देती हूँ, मतलब 4 और बढ़ा देती हूँ बाद में। हाँ और अगर अगर अगले दिन मुझे लगता है कि वो सह सकता है तो फिर 15 करके फिर उसी पे कंटिन्यू रख देती हूँ सर। तो ठीक है ना, आप जैसे कर रही हैं वैसे करिए। तो सर फिर मतलब मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ होगा तो नहीं, मतलब कुछ निकल ही नहीं रहा नाक से। आपको क्यों निकालना है वहां से, जब नहीं है तो क्यों निकालना है।
तो वो मेरे से पूछ रही है कि इसका असर क्या हुआ, कुछ मालूम नहीं। तो मैंने उससे बोला कि शायद, मैंने कहा कि उनको आपके दिखाने के लिए मत ऐसे करिए, उनके बॉडी से आप पूरा सब निकालेंगे क्यों? जो बैलेंस स्टेट में है वो क्यों निकाल के आपको ऐसे दिखाना है? नहीं, सब नहीं निकालना, मतलब मैं ये सोच रही थी कि कम से कम सर हम कैसे पता करेंगे कि वायु का भी मतलब शमन हो रहा है, कुछ तो डकार या कुछ तो सिम्टम ऐसे आते होंगे ना। रुक जाओ आप यार। नस देंगी तो डकार निकाल के देखेंगी? सर फिर 7 डेज तक करके छोड़ देंगे, फिर उसके बाद फिर सर अभी मैंने उनका बच्चा छोड़ने वाला नहीं किया है। मैंने कहा कि अभी तो पता नहीं क्या है, फर्स्ट डे तो समझ में नहीं आया, तो बच्चा छोड़ का आप करूँ कि रहने दूँ? कोई कोई चीजें ऐसे रहते हैं जो सब्जेक्टिव चीजें रहते हैं, वो आप उसको ऐसे दिखा कैसे सकते हैं कि वायु निकल गया? आप कैसे दिखाएंगे कफ निकल गया? वो ठीक है ना, नस से दिया है तो ठीक है ना, बाद में फिर पता चलेगा। अच्छा, तो सर फिर मैंने ना उसको बच्चा चूर्ण का रोक दिया है अभी तो फिर रहने दूँ ना, नहीं कराऊँ ना फिर? हाँ, और उनको ये बोलिए कि आपको क्या देखना है, क्या हवा कैसे निकल रही है, कफ कैसे निकल रहा है, देखना हाँ, है क्या? लेकिन सर इतना जरूर था कि मैंने तो जो मेरा ऑयल था उससे मैंने स्नेहन किया था, स्वेदन दिया था, उनकी नाक खुल गई थी, और जो मतलब 1-2 सेकंड के लिए उनकी जो स्मेल रहती थी वो 10 सेकंड के लिए हो गई थी। हाँ इतना इम्प्रूवमेंट हुआ था उससे सर। हाँ। ठीक अभी है। मैं अनुरिता मैम को धारा से देता हूँ 60 ml, तो थोड़ी ना हमें दिखाई देता है कि ब्रेन में पूरा स्नेहन हो गया। वो तो सिम्टम से बाद में पता चला ना कि मैम क्रिकेट खेल पा रही हैं और ट्रॉफी ला पा रही हैं, लेकिन हम उसी टाइम पे कैसे इसे प्रूव करेंगे कितना स्नेहन हो गया? वो तो बाद में पता चलता है सब चीज। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म सभी का है, सभी लोगों को आजादी है बोलने का, और आप लोगों का ज्ञान को सभी लोगों को शेयर करने का आजादी है। डॉक्टर पूनम ठाकुर मैम, आपको फायदा हो रहा है आपके पेशेंट को? कुछ बोलिए मैम, इतने अच्छे अच्छे प्रणाम डॉक्टर सर, आपके। प्रणाम सर। हाँ बताइए मैम। हाँ जी सर, हो रहा है पेशेंट्स को फायदा। हाँ, मतलब उनका दीपन पाचन वगैरह कर दिया आपने आगे, मतलब अच्छा हो रहा है? हाँ जी सर, चल रहा है अभी सर दीपन पाचन। हाँ, आपने जितने भी चैलेंजिंग केसेस है सारा ले लीजिए मैम, जो नहीं समझ आएगा हमें बताइए, हम बताएंगे आपको। जी सर, ओके। ठीक है, थैंक यू। और डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप कोई केस बताइए जो सब लोग सीखेंगे आपसे। आपका जो सीनियर लोग हैं बताया करिए आप लोग। मनीषा सिंह मैम अगर आप हैं तो बताइए। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी आप बताइए। डॉक्टर शक्ति मोहन जी आप बताइए। सर कोई केस बताइए आप लोग। प्रणाम सर। एक एक करके। डॉक्टर नलिनी मैम बताइए मैम। सर ये नशे मैं रेगुलर लेती हूँ और बेटा भी लेता है, उसने बीच में बंद कर दिया था तो अभी हाँ, चालू किया सर, तो वो ब्लॉक हो जाता है नाक को नशा करने के बाद। नस्य करने में तो आप पोजीशन देखिए कि कैसा है। पोजीशन तो सही रहती सर, वो एक आप साइड का नेजल मतलब कैविटी ब्लॉक हो जाती है ऐसे, फिर ऐसा कभी तो नहीं होता है। आप क्या करिए कि कंधे के नीचे तकिया रखिए और सिर को और थोड़ा झुका दीजिए। और तब भी अगर ठीक है। ब्लॉक हो रहा है ना, तो पहले हाँ, तो वो तीक्ष्ण नस्य कुछ देना पड़ेगा, जैसे वचा तेल, वो षडबिंदु वचा तेल। तेल का भी है सर, मेरे पास वचा तेल हाँ, है। तो वो तेल से पहले नाक खोल दीजिए, फिर बाद में शोधन करके फिर शमन दीजिए। जी सर, जी सर। सर थैंक एक चीज और पूछनी थी, डिस्कस करनी थी आपसे। हाँ एक पेशेंट है, प्रेगनेंसी 8 मंथ की है, उसका पहला बेटा जो है थैलेसीमिया से पीड़ित है, और माँ बाप खुद भी कैरियर हैं, और वो मेरे यहाँ पे आकर के जांच करा रही थी, तो उसका सर मैंने वो थैलेसीमिया का जांच भी करा लिया और वो क्या कहते हैं डीएनए वाला भी कराया है, तो उसमें तो तो क्या सर मेजर निकला, माइनर निकला, इंटरमीडिएट क्या निकला? सर वो पहले किसी और के यहाँ करा रही थी, अभी वो 8 मंथ में आई है, तो मैंने उनको बोला था कि मैंने कहा आप एक बार जाकर के दिखा लीजिए जहाँ पे आप अभी डिलीवरी हुई थी पहले। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो जांच मैंने लिख के भेजा था, मैंने कहा लेकिन एक ओपिनियन आप हायर सेंटर से ले लीजिए, तो उन्होंने वो करा करके उसको बोल दिया कि हम आपकी डिलीवरी नहीं कराएंगे, डिलीवरी आपकी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहाँ पे सर? वो लाल बहादुर में, ये जो दिल्ली का लाल बहादुर है ना, उसमें, और एक दीनदयाल है वहां पे भी, इन लोगों ने सबने रेफर कर दिया। फिर ये हमारे यहाँ जिला अस्पताल गई, तो वो लोग ना बीपी लिए ना वेट की, कुछ नहीं किए, तो वो फिर लौट के मेरे पास आई, पहले दिखा रही थी शुरुआत में स्टार्टिंग में, तो फिर अभी वो मेरे को बोले कि ऐसे ऐसे है मैम, मैं क्या करूँ, डिलीवरी के लिए कहाँ जाऊँ, या आप कर देंगी? मैंने कहा मैं तो नहीं करूंगी, क्योंकि आपका केस तो रिस्की है, और दूसरी चीज है कि आप दोनों ही कैरियर हैं, और
तो सर इसमें मुझे ये पूछना था आपसे कि जैसे कि अब बेटा भी, जो इनका पहला बेटा है, वो मेजर वाला है सर, और माँ बाप का तो ये मैंने पूछा तो बोले कि हमें तो कभी कुछ समझ में आया ही नहीं, हमें जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं। इस बेटे को हुआ था, हमें मालूम पड़ा कि हम कैरियर हैं, और जो बच्चा अभी पेट में है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ उसमें अनडिटेक्टेबल है। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि बाद में होने के बाद उसको हो जाए? आपको मैं एक बात बताता हूँ, जी अगर आप विश्वास करेंगे तो। क्या हुआ कि अभी मेरे को आप देखिए, मेरे को देखिए, मेरा फोटो देख रही है, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बीमारी है? नहीं है ना। मेरे पापा इंडियन एयरफोर्स में, मतलब जो डिफेंस में ऐसे नहीं लेते, तो इतने साल जॉब किए, उसके बाद में यूपीएससी का एग्जाम देके दूसरा भी जॉब किए सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरी छोटी बहन जब शादी हो गया ना, तो उसका एचबी लेवल थोड़ा कम रहता था, वो दिल्ली में रहती है, दिल्ली में द्वारका में, तो उसका एचबी लेवल कम हो गया। तो वहां पे उन्होंने चेक कराया शादी होने के बाद, तो उसका एचबी कम हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप और चेक कराओ, क्योंकि थैलीसीमिया पता चला है। तो उन्होंने फिर हिमेटोलॉजी के इधर आर्मी वहां से यहाँ पे चेक कराया, तो उन लोगों ने कहा कि आप पूरा फैमिली को चेक कराइए। तो चेक कराया, तो उन्होंने मेरा भी ब्लड लिया, पापा का भी लिया, तो हमें बोला कि आप लोगों को थैलीसीमिया माइनर है। अच्छा। तो ये जो DNA और ये वाला साइंस है ना, उस हिसाब से मेरा कभी एचबी लेवल कम नहीं होता, पापा का भी नहीं होता, और हम सब तो ये मन में रहता है कुछ कुछ चीजें कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाए। मेरा एचबी लेवल कभी कम नहीं होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके जीन्स में है, तो आपके माइनर है, थैलीसीमिया माइनर है। तो लेकिन सर ये आने वाली जो पीढ़ी है वो तो होगी ना, भले ही होगा। कितना भी रिपोर्ट में निकल आए कि अभी अनडिटेक्टेबल है या कुछ भी है, मुझे यही क्लियर करना है। देखिए, जो होने वाला है वो तो होगा ही, जो नहीं होने वाला है तो हम ये सोच के उसको आने ही ना दे, ये तो गलत बात है। आना तो उसने है ही, और मैंने तो लाना नहीं है। जाना हाईवे सेंटर में, वो लोग उसको फुटबॉल बना करके घुमा रहे हैं इतने बड़े। एम्स वालों ने बोला कि तुम्हारा नॉर्मल है, तुम कहीं भी जाके करा लो। लाल बहादुर वालों ने कुछ बोल दिया, दीनदयाल वालों ने कुछ बोल दिया। यही बस मुझे भी कहना है, जब मैं इतने साल का हूँ, मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुआ लाइफ में, ब्लड रिलेटेड कोई बीमारी नहीं हुई, कोई बीमार नहीं हुआ, तो ये अभी इतने साल के बाद बोल रहे हैं, तो फिर ये क्या है? और उसका रीजन बच्चा पैदा करने का यही है कि अगर ये बच्चा पैदा होगा, ये सही होगा, तो फिर इसका जो है, जो बड़ा वाला बच्चा है, फिर उसमें वो क्या, तो कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए तो क्या, तो वो कुछ तो कराते हैं ना ऐसे सर। बोलते हैं ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस हाँ। स्टडी लेस कंफ्यूजन, ऐसे है। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ऐसा है, अगर हर जगह से तुम्हें छोड़ दे रहे हैं ना, तो तुम चुपचाप चली जाना सरकारी अस्पताल, ठीक है, और उनके मत्थे जाकर के पड़ जाना। वो अपने आप ही डिलीवरी करा लेंगे, और अपने आप जहाँ उनको भेजना भेजना वो वो सब बताना ही क्यों है, बताना ही क्यों है कि कुछ है कुछ नहीं हाँ है, वही कुछ मैंने फिर सलाह दिया, तो बोली कि, तो पता सर मुझे क्या बोलती, तो आप ही करा दीजिए ना। मैंने कहा अब ये लो आप, तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कराती, अभी यहाँ तो होता ही नहीं है, मेरे यहाँ तो फैसिलिटी वो है। ठीक है, लेकिन इतना अगर डर डर के जिएंगे, उस टाइम पे कोरोना था नहीं, सब लोग आराम से घर पे बैठ गए थे कि कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, डर से कितने लोग मर गए, डर के मारे। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, जो है तो है ना, होने वाला है, होगा ही, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, आगे किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो बताइए। हाँ प्रवीण जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ बोलिए। हाँ। सर मेरा एक पेशेंट है 21 साल का। हाँ, उस मतलब कफ जो उनका शरीर है सर, उनको भूख महसूस ही नहीं होती सर। भूख महसूस नहीं होती, इसलिए तो आप दीपन पाचन देंगे ना, उनका पेट में दीपन पाचन अग्निमंद सर है। मैंने उसको सब हाँ, क्या नहीं दिया? सर, वो ऐसे कहते हैं कि काफी लंबे समय से मैंने उनको सर 10 मुरारिस्ट, वेस्पनार चूर्ण, अष्टचूर्ण ये सब दे लिया, ताप्यादी लो, ये सब वटी भूख सब की दे के दवाई देख थोड़ी लिया ना सर, है। पंचकर्म भी। ताप्यादिलो, दशमलरिश भूख की दवाई नहीं है। भूख का दवाई बताइए, मंदाकिनी मैम बताइए क्या देना चाहिए, अग्नि बढ़ाने की क्या दवाई देना चाहिए? सर केवल भूख नहीं लग रही है, रीजन कुछ और भी है। नहीं भूख मैं उनको तो ये कहते हैं कि मतलब अगर शाम तक उन्होंने खाना नहीं खाया तो उनके शरीर में कमजोरी जरूर महसूस होगी, लेकिन भूख नहीं महसूस होगी। नहीं रीजन, और केवल भूख ही है, या मोशन वगैरह क्लियर आ रहे हैं, या क्या सर बल्ज है, या हाँ कॉन्स्टिपेशन है क्या, वो तो देखिए सर, क्योंकि अगर ज्यादा वातज होगी तो अभी भूख नहीं लगेगी, नहीं अगर शरीर कॉन्स्टिपेशन में। नहीं नहीं मैम, कफ से उनका शरीर है, उनके शरीर में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनको लैटरिन
मोशन भी है वो बंद के नहीं आता मैम। हाँ तो सर फिर वो तो बंद के नहीं आ रहा, मतलब क्या लूज होता है? सर लूज होता है जी उनको जी जी मोशन? मैम, एक ही टाइम होता है मैम फिर। तो सर जी आप, जी जी मैम। आपने क्या सोच, मतलब आपने क्या उनको कोई घृतपान वगैरह कराया? जैसे कि कोई भी घृतपान आप करा मैम रहे हैं उनको तो उसमें पंचकर्म नीम करवाया का था मैंने। चूर्ण डाल के देख लीजिए सर, या जीरकाद्य रिस्ट यूज कर लीजिए। और ठीक है, बाकी लोग बताइए कौन सा क्या रिस्ट दीपन मैम? पाचन देना चाहिए। कंचन मैम आप बताइए क्या देना चाहिए दीपन पाचन भूख लगने के लिए। कंचन मैम। डॉक्टर साहब पहले उसमें ना दीपन पाचन कराइएगा आप उन पेशेंट का ना, सर त्रिकटु स्टार्ट कर दीजिएगा आप उनका, आई थिंक सो। तो डॉक्टर साहब वो एक जल्दी मिनट करो, कंचन मैम का सुनिए। त्रिकटु इधर शुरू कर देगा और साथ में जी। ठीक है, जागीर सिंह जी आप कंप्लीट करिए, फिर कंचन मैम बताएंगे। बताइए सर क्या देना चाहिए। हाँ यस यस सर, मैं कह रहा हूँ कि दीपन पाचन में सर त्रिकटु शुरू कर देंगे नए, और अगर हम अरंड तेल साथ में दे देंगे उनको तो काफी कुछ कवर हो जाएगा उसका पेशेंट का। तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, उसके बाद फिर उसका आगे ट्रीटमेंट फर्दर, तो उसको 7 डे कम से कम स्टार्ट करो आप, फिर उसके सिम्टम देख के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना कि क्या उसको जो आरोग्यवर्धन देनी, क्या देनी, क्या कुछ करना है, तो उसके बाद में शुरू करिएगा। आप यहाँ से स्टार्ट करो ये एक बार। अरंड सर इसमें दीपनी पाचनी पेय आपको दिन भर पिलानी पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो क्या मैम? दीपनीय पाचनीय पेय आपको दिन भर पिलानी पड़ेगी, सौंठ का पानी, या फिर जो मैम बोलती है ना अनुरिता मैम, वो वाला। शुंठी से जल जल सब कुछ देना अभी पड़ेगा। कंचन मैम का स्टाइल का सुनिए। कंचन मैम आप बताइए। सर किस व्याधि का पेशेंट है? कोई व्याधि नहीं, उनको भूख ही नहीं लगती है और लूज मोशन होते हैं। ओके, भूख नहीं लग रही और मोशंस ज्यादा बार हो रहे हैं ऐसे? ज्यादा नहीं, लूज हो रहा है, एक ही बार हो रहा है, 24 घंटे में एक ही बार लूज हो रहा है और भूख ओके नहीं लग रही। सर, इसमें आप तो दीपन पाचन के लिए हिंगाष्टक चूर्ण, अजमोदादी चूर्ण भी यूज कर सकते हैं, और चित्रकादि वटिका यहाँ पे बहुत अच्छा रोल रहेगा। तो बस प्रकृति देख लेना, पित्त वाली हो तो चित्रकादि मत देना। फिर बाकी जैसे हम दाढ़ी मास्टक भी यूज कर सकते हैं वहाँ पे। ये चीजें काफी अच्छे से हेल्प करेगी। दाढ़ी मास्टक चूर्ण है, अजमोदादी चूर्ण, हिंगाष्टक कभी कभी ना पेशेंट को गैसेस बहुत होती है और खुल के मोशन साफ नहीं होती, तो मैं बहुत बार समान वायु पे भी काम करना होता है, तो हमें खाने के बीच में घी के साथ खिलाती हूँ उसको, जैसे चटनी के जैसे चाट चाट के बीच में, खाने के बीच में खिलाने से भी बहुत अच्छे से भूख भी लगती है, वात का अनुलोमन भी अच्छे से हो जाता है। जी सर। जी, और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? अर्शिया मैम आप कुछ ऐड करना चाहें तो करिए। अंजना मैम आप ऐड करिए। भूख नहीं लग रही है और मोशन एक ही बार हो रहा है, लूज हो रहा है। अंजना मैम बहुत अच्छा बताती हैं, बताइए मैम। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो पेशेंट को जैसे आप लोग बताते हैं और हम भी बताते हैं, अब तो आप ही से सीखा है, सभी लोगों को नमस्कार। ये कि धनिया का जो और सौंफ का ये पानी गृहिणी दृष्टि में बहुत अच्छे से काम करता है। दूसरी बात ये है कि उसका जो आहार विहार सबसे पहले हमें करना होगा कि वो उनका जो निद्रा है वो कैसी है, टाइम पे अपना उनका जो है सुबह उठना है, जैसे हम बोलते हैं सूर्योदय से आधे घंटे पहले उठना है, थोड़ा सा अपना सब कुछ उनको जो मेडिटेशन वगैरह है, ओम का जाप वगैरह है। और मैं अगर हूँ, जैसे मुझे अगर कोई ऐसे ऑनलाइन पूछे कि इस तरह में क्या देंगे, तो मैं यहाँ पर जो मैं प्रेफर करूंगी वो यही करूंगी कि शुंठी सिद्ध जल तो दे ही सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पता नहीं क्यों लग रहा है कि बाल चतुर्भुज रस देना चाहिए, वो चूर्ण देना चाहिए पेशेंट को, क्योंकि जो चक्र के साथ जो तकर का जो सेवन करेंगे उसके साथ अगर बाल चतुर्भुज उसको चूर्ण को देंगे तो उसकी मात्रा हम बच्चों के साथ साथ मैं तो क्वांटिटी बढ़ाती जाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली सर हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करते, हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि वहाँ आवश्यकता है जो है वही जो है बहुत ज्यादा जहाँ अभाव होता है, फिर वहां हमें कैसे कैसे बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ जो मेरा आजकल प्रिस्क्रिप्शन चलता है या मैं ऐसे ट्रीटमेंट बहुत लिखती हूँ, तो मैं इसमें बाल चतुर्भुज सीरप में, या मेरे पास हिंगोष्टक मिल जाएगा बाल चतुर्भुज चूर्ण में, और अगर मेरे पास मुझे या वहाँ हिंगोष्टक मिल जाएगा या मुझे लवण भास्कर मिल जाएगा, जो भी दीपन पाचन मिल जाएगा, जो वहाँ मिल सकता है या मेरा पेशेंट खरीद सकता है, तो मैं यहाँ पे उसके साथ थोड़ा सा पंचकोल भी ऐड कर सकती हूँ। जैसे मैंने अगर 2 ग्राम बाल चतुर्भुज लिया तो मैं 1 ग्राम पंचकोल कहूंगी, और उसको चूर्ण को मैं क्या करूंगी कि हल्का सा पंचतीर्थ के साथ में ऐड करूंगी, और उसका जो अनुपान करूंगी मैं तक्र करूंगी, और उस पेशेंट को खाना खाने से पहले 2 बार या 3 बार जैसा भी पॉसिबल होगा वो दूंगी।
साथ में जैसे आप बताते हैं चित्रकारी बट्टी खाने के बाद और आरोग्य वर्धिनी बट्टी खाने से पहले दूंगी। अगर ले सकता है पेशेंट तो कालमेघासम में ऐड ऑन करूंगी। फिर उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन से उसका कॉज जानने की बहुत जरूरत है कि उसका लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर उसको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इस तरह से उसका स्टूल का CS भी करा लेना चाहिए। मे बी कि वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी चिकित्सा भी हमें देनी होगी, तो फिर हम उसको अकॉर्डिंगली कमी कुठार वगैरह या कमी मुर्गा रस वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं, या बिडंगा रिस्ट वगैरह या पलाश बीज चूर्ण वगैरह ये हम ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन पहला जो केवल एक कार्डिनल साइन है, क्योंकि मैंने भी अभी अभी ज्वाइन किया है, मैंने बस आपकी बात सुनी कि पेशेंट को भूख नहीं लग रही है और मोशन जो है उसको एक ही बार जाता है, लेकिन वो भी पतला होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है एक गृहिणी दृष्टि का केस है, और गृहिणी दृष्टि में हमें अग्निदीपन पाचन स्नेहन करने के साथ साथ जो है थोड़ा सा जो है उसकी अग्नि को भी संदुक्षण करना होगा। अग्नि संदुक्षण के साथ में वहां जो हमें कर्कट संगी और ये जो हमारे पास में अति विषा और ये जो हम दे रहे हैं बाल चतुर्भुज जो दे रहे हैं, इसका एक कुटज, इसका एक बहुत अच्छा रोल हमें मिल रहा है केसेस में देखने के लिए। इस स्पेशली जो ये समय चल रहा है, इस मौसम में अगर ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं तो ये मैं इस समय यूज कर रही हूँ और मुझे पेशेंट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी सर। जी हेलो डॉक्टर प्रवीण जी, आपको और कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो और लोगों से मैं बुलाऊं पूछने के लिए। प्रवीण कश्यप जी, आपको आंसर मिल गया कि और चाहिए? जी सर, ओके सर। सर, और डिप्रेशन एंजाइटी और स्ट्रेस में भी सर बिल्कुल भूख नहीं लगती पेशेंट को, तो वो भी देखना चाहिए सर। सर इसमें आपको अगर मैं बताऊं बहुत बढ़िया, तो अगर आप जा सकते हो तो उसको अग्निसार कराइए, ठीक है। पेट का एकदम से मूवमेंट हो जाएगा, उसको सूर्य नमस्कार करा दीजिए, उसको पवन मुक्त आसन करा दीजिए, उसको वज्रासन करा दीजिए। इतनी मेहनत करेगा तो अपने आप ही भूख लग जाएगी उसको। जी मैम। सर अरविंद सर आप क्या इसमें सजेशन देंगे अगर आपके पास ये मरीज हो? मैं तो अपना आम पाचक वटी देता हूँ तो भूख लगती है। आरोग्यवर्धिनी वटी, लक्षुणादि वटी, शंख वटी, अग्नितुंडी वटी, अग्नि कुमार रस, अगर पित्त का है तो सुचेकर रस, प्रवाल पंचामृत, कामदूधा रस, फिर आशा वरिष्ठ कितने हैं, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ, 1.5 लाख दवाइयाँ हैं। सर वो पतंजलि वाले एक सर है ना सर, वो भी जरा अपना ओपिनियन देंगे क्या? शक्ति मोहन जी, हनुमंत राय जी, आप कृपया बताइए, पतंजलि के आप लोग हैं। हनुमंत राय जी आप बताइए क्या देंगे? प्यारे डॉक्टर शक्ति मोहन जी आप बताइए सर। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर इसमें कुमारियासो द्राक्षासो मिला के खाना खाने के आधा घंटे बाद ये भी काम करेगा सर? जी ठीक है, बहुत बढ़िया बताया सर आपने। यही तो संभाषा होती है कि सब लोग अपना अपना अनुभव बताते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ठीक है प्रवीण जी, आप दीजिए ऐसा, फिर बताइए। जी सर। ठीक है, और कोई केस पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कोई गायनेक केसेस पूछना चाहते हैं तो अंजना मैम आई है, पूछिए आप लोग। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, अंजना मैम भी आई हैं गायनेक रिलेटेड केसेस। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, चुप मत रहिए। डॉक्टर रश्मि मैम कुछ पूछिए आप, कोई केस। शशि रेखा मैम कोई केस पूछिए प्लीज। जितेंद्र सर मिश्रा, हाँ जी बताइए। ये पूछ रहा सर, आजकल जो मेरे पास कुछ पेशेंट आ रहे हैं उनको मतलब बुखार होने के बाद बहुत ज्यादा जो वोमिटिंग है, एक दो पेशेंट को वो वोमिटिंग में झाग आ रही है। तो क्या कफ की इसमें उल्टी क्या हो कर रही है सकते क्या? हैं सर? कफ की उल्टी हो रही है ये, क्योंकि सीजन है अभी, कफत ज्वर होने का सीजन ही है। नहीं नहीं सर, झाग आती है, झाग कितने निकलता है सर इसमें। अच्छा, क्योंकि ना इसमें उल्टी अगर हो रही है, केवल उल्टी को रोकना है तो एक छर्दी रिपू रस है, फिर त्रिफला मशी है, मोयल पिच्छा मशी है, इलायची का चूर्ण है, प्रवाल पंचामृत है, पित्त शामक जो भी द्रव्य है, सुचेकर रस, काम दूधा रस, या फिर आप शंख भस्म, प्रवाल पिष्टी, ये सब देंगे तो ठीक हो जाएगा। और जो खिल होता है ना, खिल, उसको भिगो के पानी में दूध में डाल के वो खाने को देना है, लंघन कराना है, इससे उल्टी रुक जाता है। हाँ
किसी और को कुछ बताना है क्या उल्टी रोकने के लिए? फीवर के बाद जो उल्टी आती है उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ बताइए। गंगवार सर, नवजोत कौर मैम, मंदाकिनी मैम, अश्विनी मैम, कुछ बोलिए आप लोग। फीवर के बाद जो उल्टी हो रही है उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? कंचन मैम, आप बताइए। सर इसमें प्रवाल पंचामृत दे सकते हैं क्या? हाँ, प्रवाल पंचामृत से उल्टी रुक जाता है। सर इसमें लौंग का पानी दे सकते हैं, और अपने ही ग्रुप में किसी ने बताया था, शायद आरती मैम ने, कि बड़ी इलायची को तवे पे भून करके ऐसे पानी के साथ में देने के लिए। और आप मादी फल रसायन जो कि एसिबिन है वो दे सकते हैं। मतलब वही दीपनीय पाचनीय कुछ ऐसे दीजिए कि मतलब जो कि, क्योंकि उल्टी क्यों हो रही है ना, रीजन क्या है, कि कहीं ना कहीं पित्त और वात का संसर्ग है और वो जा रही है, तो उसके हिसाब से सोच के सर काम करिए। और आम पाचन नहीं है तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट फिर मैं तो मादी फल रसायन जो ऐसी बनाता है वो दे देती हूँ, या फिर वो मयूर पिच्छा भस्म को दे दीजिए। और लंघन कराना बहुत जरूरी है। मतलब पेशेंट को बोलिए कि गर्म पानी पी कर रहें या फिर कुछ ना खाएं। लाजा का पानी भी हो सकता है सर, लाजा पानी वो। हाँ जी, ठीक है। और अश्विनी मैम, आपको गायनेक रिलेटेड कुछ केस पूछना है तो अंजना मैम से पूछिए। अश्विनी मैम सुन पा रही हैं? नमस्ते सर। आपको कोई केस पूछना है अपना चैलेंजिंग केस तो अंजना मैम से पूछिए। सर मुझे एक सवाल पूछना था, पूछ लो सर। मतलब गायनेक रिलेटेड नहीं है लेकिन सर। अच्छा ठीक है, पूछिए पूछिए, अभी पूछिए ना सर। एक हाँ, जो पेशेंट है और वो एज ए प्रोफेसर का काम करते, मतलब बोर्ड पे लिखना भी पड़ता है, लेकिन 6 महीने से उनको जैसे गले में थ्रोट इन्फेक्शन बार बार होता है सर, 6 महीने से लगातार। गार्गल्स करते हैं, कुछ भी करते तो 1-2 दिन के लिए ठीक होगा, लेकिन कंटिन्यू, और आवाज में भी चेंज आती है सर, जैसे हॉर्सनेस वॉइस हम कहते हैं सर, उस टाइप का कुछ रीजन नहीं ढूंढ पा रहे। लेकिन अब तक उन्होंने ईएनटी के पास भी दिखाया नहीं है खुद को सर, क्योंकि ऐसे घर के ही नुस्खे करते थे सर, वो गार्गल्स करे, कभी हल्दी डाल के या कुछ सर, ऐसे ही कुछ सिरप वगैरह लेके सर। उसको कैसा ट्रीट किया जाएगा? मैं कुछ बताता हूँ, बाकी सब लोग बताएं। इसमें स्वरभेद कषाय दे दीजिए। स्वरभेद कषाय का हमारे सर के फॉर्मूला बुक में, या फिर आप वैसे स्वरभेद रोगाधिकार में देखिए, वो सारे योग हैं वो दे सकते हैं। और नहीं तो आप कंटकारी अवलेख लाइए ना, जो श्वास कास के जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि चंद्रामृत रस, वो इन्फेक्शन ठीक करता है। त्रिभुवन कीर्ति रस, गंधक रसायन, दोनों का कॉम्बिनेशन से दीजिए। कफ केतु रस, श्वास कुठार रस, ये अच्छा काम। हाँ, पंचकोल चूर्ण, वो इन्फेक्शन ठीक है। सूक्ष्म त्रिफला एकेटी। बाकी लोग बताइए, आप लोग क्या देंगे थ्रोट इन्फेक्शन में? मंदाकिनी मैम बताइए आप। सर कोष्ठ सिद्धि बताइए पहले, कोष्ठ कैसा है, फिर उसके बाद, क्योंकि कोष्ठ ठीक है मैम, उनका कोष्ठ ठीक है मैम। कितना भी ठीक रहे, आप पहले तो सबसे पहले एक वेरिएशन दे ही दीजिए। मरीज कितना भी बोल दे कि नहीं ठीक है, और बार बार ये इन्फेक्शन होना, तो और इन्फेक्शन में क्या रेडनेस ज्यादा है, क्या है मैम? नहीं मैम, जैसे गला सूख रहा है ना, जैसे बोल बोल के जैसे लगता है कि उनको अब वो ठीक गए, जैसे लगता है ना, आवाज में भी नस्या दीजिए, नस्या दीजिए, नस्या कराइए। मैंने अपने मरीज को, मेरा मरीज था एक, बिल्कुल आवाज नहीं आती थी, 1% आवाज थी उसकी, मैंने उसको नस्या दिया था, याद भी होगा, मैंने शेयर भी की थी ये हिस्ट्री, मतलब अपना ये एक्सपीरियंस। उसको नस्या दिया था मैंने, चंद्रामृत रस दिया था, व्योशकादि वटी अणु तेल से नस्या दिया था, और उसकी आवाज आ गई थी। हाँ अच्छा, तो मेरा एक्सपीरियंस ये था, आप भी देख लीजिए करते हैं। जी मैम, जरूर। लेकिन कोष्ठ शुद्धि जरूर टीचिंग प्रोफेशन में तो बार बार बोल के भी गला सूख जाता है ना, ड्राइनेस। जी वही हो रहा है मैम। एंड में गुनगुने पानी में घी वगैरह डाल के पीने से भी हो सकता है ना, गले में आराम। अच्छा, बताती हूँ मैम ये पेशेंट को, फिर वैसा भी कुछ सर। मैम नस्या जरूर दीजिएगा, आप चाहे तो 2 बूंद 4 बूंद करके कीजिए, तो आराम मिल जाता है, बहुत अच्छा आराम मिलता है। ठीक है मैम। उसे घर पे ही बोल दीजिएगा कि वो खुद से ही ले ले, अगर आप नहीं दे पाओगे ना तो वो खुद ही बस मसाज करके खुद ही ले लेगी, आ जाता है। अच्छा जी मैम, थैंक यू मैम, बोलूंगी मैम। ठीक है, डॉक्टर अश्विनी मैम आप कुछ पूछने वाली थी। अश्विनी मैम। हाँ सर, नमस्ते सर।
पूछिए। सर वही सर, अंजना मैम से यही पूछना था कि वो फॉलिकल बढ़ने के लिए और ओम रिलीज होने के लिए शुक्र जनन गण जो है चरक संहिता में बताया हुआ महाकषाय में, तो वो कैसे यूजफुल रहेगा करके पूछना था सर। अंजना मैम आपसे पूछना चाहती हैं? अंजना मैम, अश्विनी मैम कुछ पूछना चाहती हैं, कर्नाटक की डॉक्टर हैं। जी मैम, जी मैम बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। जी मैम, ये जो चरक संहिता में बताया हुआ है महाकषाय में शुक्र जनन महाकषाय बताया हुआ है ना मैम, उसमें जी से ज्वंत भी है, तो हम ये जो फीमेल ओवम को भी शुक्र मानते हैं, फीमेल का शुक्र, तो वो बढ़ाने के लिए भी अगर फॉलिकुलर साइज बढ़ाना हो या एएमएच बढ़ाने के लिए शुक्र जनन महाकषाय यूज कर सकते हैं क्या मैम? आप उनमें औषधियों के नाम बताइए, कौन कौन सी औषधियां आप चाहती हैं कि यूज कर सकते हैं। जैसे नहीं मैम, ये शुक्र जनन गण जो है वो हम उसका जो महाकषाय आता है वो। एक्चुअली मैम अगर आप कॉमनली यूज करेंगे ना, तो शुक्र जनन गण में कुछ ऐसी औषधियां हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि जो हम बात करते हैं आर्तव, आग्नेयम और शुक्र सौम्यम, ठीक है, और जो शुक्र की बात होती है वो शुक्र जनन औषधियों की बात जो हम करेंगे, तो जनरली वो जो है वो शुक्र वृद्धि मतलब सीमेन के लिए ही वर्णित आई है। और हम जो आर्तव की बात करते हैं या हम जो ओवम की बात करते हैं, उसका जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है, उसमें बताया गया है कि वो आग्नेय प्रवृत्ति का होता है। तो जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वहां पे उष्ण तीक्ष्ण औषधियों को ज्यादा यूज किया जाता है। हाँ, जब वृद्धि कर भाव हमें देना होता है या हमें वृद्धि करनी होती है, तो भी उसकी जो प्रजस्थापन औषधियां हमारे पास हैं, आर्तव जनन औषधियां हमारे पास हैं, अगर आप उसके वीर्य को, विपाक को, गुण को और उनके जो कर्म को आप स्टडी करेंगे, तो बहुत डिफरेंस भी है, कहीं ड्रग में डिफरेंस है, कहीं पे कॉमन भी है। तो वही मैंने कहा कि शुक्र जनन का अगर हम कॉमन शुक्र जनन की बात करेंगे, तो फिर वो हम सीमेन वृद्धि की बात करेंगे, या शुक्र शुक्र की जो कहना चाहिए स्पेशलिटी है उसको हम सही करेंगे। और अगर हम आर्तव जनन की बात करेंगे, तब हम इधर ओवम पे और अपने जो है मेंस्ट्रुएशन हार्मोन्स के ऊपर काम कर पाएंगे। ये मेरा सोचना है, बाकी और लोग भी कुछ भी बता सकते हैं। जी मैम। मतलब ये जो कहीं कहीं पे रेफरेंस आया है कि ओवम कैन बी कंसिडर्ड एज शुक्र इन फीमेल, ऐसा कहीं कहीं पे तो बहुत, सबके मत तो बहुत बहुत डिफरेंस है ना मैम, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि वो शुक्र है, क्योंकि उसके भी तो जो बनने का जो प्रक्रिया है या ओवम जो है वो मेन तो देखिए, अगर आप आर्तव की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं आर्तव को भी ओवम ही मान सकते हैं, रज को भी हम ओवम मान सकते हैं। कई चीजें हैं जो बहुत डिस्कशंस के पॉइंट्स हैं और बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने बातें बताई हैं। कब वो कहते हैं कि भवती आर्तवा, मतलब जो समय आने पर जिसका जो होता है वो आर्तव है। तो आप इसको दोनों अर्थों में ले सकते हैं कि जब पीरियड मतलब कि मासी मासी रजा स्राव, मतलब हर महीने महीने रज का स्राव है वो भी आर्तव है, या फिर महीने में एक ही बार जो है वो ओवम तैयार होता है वो भी आर्तव है। तो यहाँ हम क्यों इतना कंफ्यूजन में जाएं, या हम जैसे संहिता में बैठे या फिर हम किसी चीज को डिस्कशन में करने बैठे कि ओवम शुक्र है कि ओवम आर्तव है, ये एक अलग डिस्कशन है। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो हमें ओवम को इंक्रीज भी कराना है, मतलब फॉलिकुलर साइज को भी बढ़ाना है, देन हमें फॉलिकुलर को रप्चर भी कराना है। तो जहां हमें वृद्धि करानी है वहां हमें कफ, है ना, कफ की अधिकता वाले द्रव्य देने हैं, और जब हमें उसको रप्चर कराना है तो वहां हमें पित्त प्रधान द्रव्य देने हैं। जब वो पक के तैयार हो जाएगा तो, और वायु में दोनों का बराबर योगदान है, क्योंकि वायु के बिना ना कफ कार्य करेगा, न वायु के बिना पित्त कार्य करेगा। और शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र की बात होती है वहां सौम्य, सौम्य उसका गुण बताया ही गया है। यहाँ पे कृष्ण तिल बताया है, वहां पे हमें घृत बताया है, यहाँ पे हमें बोला है कि आप इनको तीक्ष्ण दीजिए, वहां उन्होंने कहा सौम्य दीजिए। तो ये डिफरेंस तो हमारे शास्त्रों में जो मेन है, मतलब जो हम कहते हैं ना कि बाद में तो हमारे जो परवर्ती आचार्यों ने बहुत कुछ बताया है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि जहां हम बैठे हैं या जहां से हम मैसेज दे रहे हैं, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, वहां हमें जो मेन होना है वही हम रखना चाहते हैं अंजना मेरे हिसाब से। जी 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 मैम, बताइए। ये जो बात हो रही है ना शुक्र वाले की, शुक्र का ओवम से क्या मैम, क्यों नहीं है? सप्त धातुओं से ही तो निर्माण होगा ओवम का, तो शुक्र वो तो है। बहुत
है वो ना? बहुत बड़ा हाँ। बहुत बड़ा वो है मैम। मैं वही तो केवल कॉमन, मैडम मतलब अगर हम हाँ एक तो सिंपल वे में सोचें तो शुक्र हाँ रस से लेकर शुक्र जब बनेगा तभी तो ओवम का निर्माण होगा। क्योंकि जो मैम की बुक है, प्रेम तिवारी वाली मैडम की बुक है, उसमें जो शास्त्रों ने लिखा है उसमें तो यही लिखा हुआ है कि शुक्र होता है स्त्री में, लेकिन शुक्र ये तो सबका मत, होगा। हाँ मत आने का सप्तम पहले धातु से। नहीं, जी सप्तम धातु ही शुक्र मानी गई है, ये तो सब में हाँ, ही है। वो तो तो मैम सप्तम धातु और ओवम तो शुक्र की बनेगा धातु, जरूरी ना शुक्र की शुक्र से। सप्तम धातुओं का ही जो ओज माना गया है ना, ये तो बहुत बड़ी बात है मैम। हाँ लेकिन मैम। जिस तरह से मैडम बोल रहे हैं ना कि हम जी ओवम को ही शुक्र मान ले, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना, हाँ, ये इस तो मैम पॉइंट। ये तो कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैम अगर हाँ मैं उन मैम को बोल रही हूँ मैम, सिंपली अगर आप सोचो तो रस से शुक्र तक ही बनेगा तभी धातुओं का निर्माण होगा, तो ओवम का भी निर्माण उसी से ही होगा। वो तो है ही है, वो तो है, शुक्र धातु तो है हमारे शरीर में भी। शुक्र धातु सप्त धातु का वर्णन आया ही है ना, तो हम ये थोड़ी ना कह सकते कि हम शुक्र धातु की बात नहीं कर रहे हैं। हम ओवम को शुक्र धातु माने ना माने पॉइंट दिस ना, इस पॉइंट पे डिस्कशन करने के लिए भी डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास और पैरामीटर्स हैं। वो डिस्कशन एक अलग तरफ जाएगा और वो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होगा। यहाँ हम शुक्र को शुक्र मान के चले और आर्तव को आर्तव, क्योंकि हम चिकित्सा दृष्टि से बात कर रहे हैं, इसलिए ओके दोनों मैम। के गुण पे और धन पे हमें देखना होगा, है ना, ये मेरा हाँ, मानना है। मंदाकिनी मैम मंदाकिनी मैम इसमें आप बोल रहे हो सारी जैसे जैवनीय शुक्र। और ब्राह्मणीय ही है मैम, उसमें ड्रग्स तो एटलीस्ट हम अगर फॉलिकुलर रप्चर के लिए नहीं तो भी एएमएच के लिए शायद यूज कर सकते हैं ना मैम, ये यही। मॉडर्न के साथ आप इसे कोरिलेट मत करिए, है ना मैम। एएमएच इज डिफरेंट थिंग ना, वही वाली बात होगी। फिर आप एएमएच कौन सी धातुवाग्नि को मान रहे हो ना, यही जो पैरामीटर हमें बहुत पीछे खींच के ले जाता है। हमें एएमएच अगर बढ़ाना है, हमें एएमएच बढ़ाना है, तो हमें ये देखना होगा कि एएमएच की प्रकृति क्या है ना। हमें उस प्रकृति के आधार पर जो ड्रग्स वहां कार्यरत होंगी या कार्य करेंगी, उन ड्रग्स को देखना है। सर ने तो चरक में तो बहुत अच्छे अच्छे गण हैं, और जैसे आपने कहा शुक्र जनन जो औषधियों में भी जो और ऐसा ही कुछ औषधियां हैं जिनको हम लोग यूज भी कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें शुक्र जनन गण के नाम से ना लेके और औषधियों को लेके यूज कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे फाइटोस्ट्रोजेंस की बात हम लोग करते हैं, फाइटो हार्मोन्स की बात हम लोग करते हैं, तो कुछ ऐसी औषधियां होती हैं जिसमें कॉमन औषधि मिलती है। जैसे हम अमर की यूज करते हैं, हम दोनों में यूज करते हैं। हम शतावरी यूज करते हैं, हम दोनों जगह यूज करते हैं। हम अश्वगंधा यूज करते हैं, हम फीमेल्स को भी देते हैं। लेकिन हमें उसके साथ दूसरा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि जहां हमें कफ की अधिकता होगी, वहां हम वात के साथ कफ प्रधान औषधि देंगे। जब हमें पित्त की आवश्यकता होगी, तो फिर वहां हम उसको चेंज करेंगे और पित्त प्रधान औषधि देंगे। तो हमारा ओवम जो है वो पूर्णतः पाक होके फिर वायु के प्रकोप, वायु के उपस्थिति में रप्चर होगा, है ना, क्योंकि चल गुण तो वायु का ही है। तो वो अपनी जगह से अगर जहां भी उसका चलन होगा तो वायु गुण की उससे होगा। तो ये सब चीजें हैं जो कि अभी हमें लगता है कि हमें पहले जो मेन सिद्धांत है हमें उस पे रहना चाहिए। उसके बाद जब हमारे मेन सिद्धांत हमें लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अंशांश कल्पना में आप देखेंगी तो शुक्र की सौम्यता, क्योंकि वो ग्रोथ ले रहा है, कफ की अधिकता से ग्रोथ ले रहा है, और शुक्र भी जो है वो सौम्यता जो है वो कफ की अधिकता से होता है, तो कहीं ना कहीं है। लेकिन क्योंकि नेचर बताया है शास्त्रों में कि वो आग्नेय है और वो सौम्य है, तो उसी आधार पे हमको चीजें बताई भी गई है कि किस तरह का पात पीजिए, उसमें भारंगी डालिए, उसमें तिकट्टू डालिए, उसमें गुड़ डालिए। वहां कह रहे हैं आप घृत दीजिए, दूध दीजिए, अम्ल पदार्थों का सेवन एकदम मत करने दीजिए, है ना। तो ये डिफरेंस कहीं ना कहीं जो बता रहा है उसको भी हमें भूलना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमें ये सारी चीजें बहुत ही काम आती हैं। यस मैम। जी मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मैम। ये थोड़ा मुझे भी लग रहा था कि आर्तव और शुक्र इसमें बहुत सारा रेफरेंसेस है, तो ये यूज कर सकते हैं या नहीं, ये थोड़ा थैंक यू मैम, क्लियर हो गया मैम। जी मैम। और डॉक्टर अनुरिता मैडम कैसी हैं? गुड इवनिंग अनुरिता मैम सर। बहुत दिन के बाद आई, कैसी हैं आप? कोई केस बताइए। हाँ सर, एक्चुअली मुझे जस्ट एक पूछना था सर, जो ये शुक्र जनन महाकषाय है सर, उसमें जो एक जटामांसी को भी इन्वॉल्व किया है, और जो दो वनस्पति उसके बारे का रेफरेंस मुझे समझते हैं, जैसे जीवक, ऋष्वक, काकोली वगैरह तो है, लेकिन एक वो इसके नाम की वंदाक करके वनस्पति है ना सर, वो मतलब क्या है सर? और मोथा बंदाक जो रहता है ना, पेड़ पे एक पैरासाइट रहता है, उसको बंदाक बोलते हैं। मैं उसका अच्छा फोटो भेज दूंगा। अच्छा अच्छा। और मोथा सर, मोथा मोथा मतलब नागर मुश्ता मोथा।
नागरमोथा ही ना मैम? या मैम एक्चुअली इसका स्टडी करके देखे तो जटामांसी को शुक्रजनक इसमें लेने का वजह शायद एंटी डिप्रेसेंट या एंटी स्ट्रेस ऐसे होगा ना मैम? जी वही होगा मैम, जटामांसी का मेन रोल तो वही है मैम। हाँ वही। या सर। और कोई केस पूछना है या बताना है तो बता सकती हैं आप। सर हेलो अनुरिता मैम, प्रणाम हाँ सर। बोलिए। नमस्ते। हाँ मैम, मोथा इसको नागर मोथा को ही बोलते हैं। हाँ मैम ये नागर मोथा को ना कहीं कहीं हाँ अलग हाँ अलग जगह में इसको मोथा बोलते हैं। जैसे हरिद्वार तरफ भी ना इसको मोथा बोलते हैं। हाँ एक्चुअली वही है, नागर मोथा है, मुस्तई है। जी मैम। मैम अनुरिता मैम। यस मैम कुछ मैम बताइए ना, कुछ ये जो आजकल जो चला पड़ा है फरवरी में कैंसर ऑफ ब्रेस्ट के बारे में, मैम कुछ हम लोग को समझाइए कि हम कैसे क्या औषधियां यूज कर सकते हैं एज अ प्रिवेंशन के लिए, और मैम कुछ हमें गाइड कीजिए। जी मैम मैम आपने बहुत अच्छा। ऐसा टॉपिक मैडम आपने छेड़ा है कि मतलब पूरा आपका फेवरेट नहीं, बहुत कॉमन सी चीजें। मतलब अभी कल परसों मेरा रूबी का विजिट था तो 22 नहीं आई थिंक 28 इयर्स की वो लड़की है, लेडी है, और छोटा बेबी अच्छा खासा उसने ब्रेस्ट फीडिंग भी 2 साल किया है, 4 साल का बेबी है, एकदम 4 इयर्स का बेबी कंसीव एक ही बार हुआ है उसका, लेकिन छोटी सी गांठ जस्ट ब्रेस्ट को उसकी महसूस हुई एंड शी केम डाउन टू बी इनफिल्ट्रेटिंग कार्सिनोमा। तो मतलब जैसे पूरी हिस्ट्री निकलने के बाद में बाकी जो मानस हेतु है, स्ट्रेस है, शादी के बाद में जो रहता है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसे स्पेसिफिक कोई कारण नहीं मिलता है। तो व्हेन जैसे हम 10 इयर्स पहले हमारे पास में ब्रेस्ट एडिनोमा या फाइब्रो एडिनोमा या इनफिल्ट्रेटिंग कार्सिनोमा आती थी तो हार्डली 5-6 महीने में मुझे लगता है अंजना मैम भी मेरे से कन्विंस होंगी, 10 साल पहले वाली हमारे पास में केस आती थी तो 3-4 महीने में या साल में 2-3 केसेस ऐसे आती थी कि जिनका केस डिटेक्ट हुआ है और उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट चला है या फिर पैरेलल लाइन आयुर्वेद लिया है या फिर सीधा पता चला है। तो मेरा भी लास्ट केस जब मैंने ब्रेस्ट के सी मार्कर्स नॉर्मल आने के बाद में थोड़ा और 2 महीना से मैं स्टडी कर रही थी, थोड़ा टाइम मिलता था मुझे, जैसे बेटे को छोड़ने वगैरह जाना पड़ता था, तो उस वक्त में देखा। बट ये छोटा सा हेतु है, शायद हम लोग नहीं पूछते हैं, लेकिन आप जितनी इंटरनेशनल जर्नल्स है उनको भी पढ़िए। मैं जो भी रेफरेंसेस है, बिकॉज आई डील विद कॉस्मेटोलॉजी एंड आयुर्वेदिक एज एन आयुर्वेद एस्थेटिशियन, मैं जो सेशंस में जाती हूँ तो ओवर यूज ऑफ जो बॉडी डिओड्रेंट्स है एंड बॉडी स्प्रेज है, ये चीजों की वजह से आपको ब्रेस्ट एडिनोमा या फाइब्रो एडिनोमा ये मेल में भी दिखने लगा है। और परसों का मैंने मैम को भेजा है, उन्होंने ये बताया कि लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन राइजिंग इनटू मेल एंड लेवल्स ऑफ एफएसएच राइजिंग, जो कि समझ नहीं रहा था कि भाई कहाँ से, मतलब जो हमारे नॉर्मल लेवल रहती है 3 to 5, वो 2 to 3, वो मेल में भी 2 to 3 पाई जाती है, लेकिन उनमें एफएसएच बढ़ता है। तो जो लैक्टेटिंग गाय भैंसे हैं उनको जो ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन और ये सारे कॉम्बिनेशन शायद वेटरनरी में कुछ होंगे, मेरा इतना नॉलेज नहीं, लेकिन वी नीड टू टेक द नॉलेज ऑल्सो एंड वी नीड टू आस्क दिस एज एन फैक्टर ऑल्सो, क्योंकि हम हेतु सिर्फ इतना ही पूछते हैं, खान पान के पूछते हैं, आहार के पूछते हैं, विहार के पूछते हैं, लेकिन स्पेसिफाइड हेतु जिसे बोलते हैं कि विच आर प्रूवन मतलब मलेशिया की एक बुक है जिसमें अराउंड अबाउट 200 केमिकल्स आर बैंड इनटू स्किन केयर, कॉस्मेटोलॉजी एंड एंटी एजिंग के जो भी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, उनके अंदर कौन सी चीज प्रूवन कार्सिनोजन है, कौन सी चीज मतलब इट कैन बी कार्सिनोजन, और कौन सी चीज है कि जो टॉक्सिक मटेरियल है विच डजंट कॉज डायरेक्टली कैंसर, लेकिन वो किडनी लिवर फेलियर या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स डेवलप होती है। एक हेमाटोलॉजी का सेशन लास्ट वीक में मैंने अटेंड किया था, बहुत अच्छे डॉक्टर है वो, उन्होंने मतलब हमारे यहाँ के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट रूबी वगैरह वहां पे भी उन्होंने कंसल्टेशंस वगैरह उनकी रहती है, लेकिन उन्होंने भी यही बताया कि आईटीपी या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अभी इतना कॉमनली आपको फाइंड आउट होगा अपार्ट फ्रॉम वायरल डिसीज कि 1 लाख और 1.5 लाख के लिए के बीच का आप प्लेटलेट्स को बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इतने ज्यादा फैक्टर्स, ब्लड कोएगुलेशन की फैक्टर्स को अफेक्ट करने वाले केमिकल्स हमारे ब्लड में घूम रहे हैं,
तो ये बस आपने ब्रेस्ट कैंसर की बात बता दी, तो अभी जो यंगेस्ट केस मैंने टैकल किया है तो उसका मानस हेतु छोड़ी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यूजुअली मैंने अब तक ब्रेस्ट एडिनोमा या फाइब्रो एडिनोमा या इन्फिल्ट्रेटिंग कार्सिनोमा यूजुअली जिनका 7, 8, 9 मंथ में बच्चा या तो मिसकैरेज हो जाता है या फिर आईयूडी होता है, और आईयूडी के बाद में जब उनकी सर्जरी वगैरह होती है तो ओवर यूज ऑफ जो स्टिल्बेस्ट्रॉल और ये कॉम्बिनेशन यूज होते हैं। तो ऐसी हिस्ट्री कहीं ना कहीं ब्रेस्ट एडिनोमा या इसमें मुझे पाई जाती थी लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स का जो प्रैक्टिस था। बट अभी लेटेस्ट में है इट्स बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन, और कि अनमैरिड में भी, अनमैरिड या फिर विडोज जो है या वेरी अर्ली एज 30s एंड 40s वाला एज। मैम अनमैरिड की बात आई तो मेरे एक पेशेंट है और जी। उसकी मदर जो है ब्रेस्ट कैंसर से मर चुकी हैं, ठीक है, और वो लड़की अभी 8 साल की है ना। वो ऐसी सर्दी खांसी जुकाम के लिए आई थी, तो हम लोग ऐसी डिस्कशन हाँ, होने हाँ। लगी तो मालूम पड़ा कि उसकी मम्मी जो है ब्रेस्ट कैंसर से मर गई है, उसे कोई वैक्सीन लगवाती है। मैंने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर का वैक्सीन तो नहीं बना है, सर्वाइकल कैंसर का तो मुझे पता है। तो इस तरह के बच्चों को हम कैसे बचा सकते हैं, मतलब क्योंकि फाइनली उनकी नानी भी उसी से मरी, उनकी मदर भी उसी से मर गई। अब वो बच्चे को हम कैसे, मतलब क्या करें कि आगे आने में फिर या तो हम योगा, मतलब मेरा तो फिर यही होता है कि भाई योगा का सहारा हो, हेल्दी जीवन हो, लाइफ स्टाइल अच्छी हो, खाना पीना सही हो। आप इसमें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैम ये सजेशन में मेरा मतलब आप अंजना मैम को पूछे, मैं बहुत ज्यादा सर खाती हूँ उनका भी। मैम आपने जैसे बताया तो हमारी जो भी दिनचर्या बताई गई है, जो भी हमारे इसमें सारी ग्रंथों तो मतलब वो सिंपल गंडूस से लेके हमारा अभ्यंग जो है उस चीज को ना नेग्लेक्ट करते हुए अगर हम ये आदत, और ये आदतें छूटती जा रही है। इवन आजकल छोटे बेबीज में 6 या 8 महीने तक भी अभ्यंग करते हुए नहीं देखा जाता है, जबकि हमारी वक्त में मतलब इवन माय बेबीज टाइम इट वाज 1 or 2 years दैट जो एंटीरियर फंटानिल है उसका पूरन है, शीर अभ्यंग है, बॉडी का अभ्यंग है, इसके लिए स्पेसिफिक ये रहता था सीजन वाइज ऑयल बच्चों के लिए। तो आपने जो बताया तो सबसे मेन चीज इसमें ये आती है कि अभी मैम भी जैसे बता रही थी, रसव दुष्टि कैन लीड टू अर्थव दुष्टि, इतना रसव दुष्टि को हमने सीरियसली लेना चाहिए। एंड इट स्टार्ट्स विद आवर अग्निमांद्य ओनली, इट स्टार्ट्स विद आवर स्ट्रेस इंड्यूस अग्निमांद्य और आहार दुष्टिजन्य जो अदेशन या जिसे बोलते हैं कि गृहिणी की दृष्टि किससे वो। लेकिन अगर आपका साम रस धातु अगर बनता है और उसमें अगर सामता है, यू कांट एक्सपेक्ट दैट आगे की जो भी उत्तरोत्तर धातु है। तो इस वजह से आप जब भी छोटी बेबीज आपके पास में या छोटी बच्ची अगर ऐसा कुछ हिस्ट्री मिलता है तो सबसे मेन उनका शारीरिक स्वास्थ्य और उनका लाइफस्टाइल तो आप अफेक्ट करिए, लेकिन इसमें शतावरी का रोल, इसमें विदारी कंद और जो हमारा जीवनी अगन है उसका रोल बहुत अच्छे से आता है। दूसरा चीज नस्य का, बिकॉज मैम गर्ल का या लेडी का जो भी हार्मोनल बैलेंस है दैट ऑल इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन। एंड वेन एवर आई सजेस्ट एनी कि जो मेरे पास में 12 साल के बाद की बच्ची आती है, आई फील कि ये बच्ची अब आगे चल के इनका हेतु पीसीओडी में कन्वर्ट हो सकता है। मैम 5 या 7 सालों में मेरे पास में वो बच्ची अब पीसीओडी लेके आई हुई है पिछले 10-15 साल की प्रैक्टिस में। इस वजह से अभी मैंने मेरे प्रोटोकॉल में ये बता दिया, आई इंटीमेट द पेरेंट्स कि अगर ये ऐसे रहा, अभी जो मेंसेस इनकी 4 दिन 5 दिन जानी चाहिए वो अगर 16-17 साल में 2 या 3 दिन जा रही है और इनका जंक फूड अगर रहेगा, आगे चल के इनको जैसे रस दृष्टि होती है, रस दृष्टि के साथ में आर्तव दृष्टि आती, आर्तव दृष्टि के साथ में हमारा जो भी उपधातु है उन पे इफेक्ट होना ही है मैम। और सबसे मेन चीज बिलीव मी, आजकल का जो ट्रेंड है रिलेशन वाइज शादी की तरफ देखने का पर्सपेक्टिव एंड शादी के बाद में कंसेप्शन का पर्सपेक्टिव, ये बहुत बैड होता चल रहा है मैम। एटलीस्ट वी लिव इन कॉस्मोपॉलिटन, तो यहाँ पे बहुत ही टेरिफिक सिचुएशन है। मतलब ऐसे कि अगर हम यूजुअली आई ऑलवेज सजेस्ट व्हेनेवर देयर इज अ सिस्टिक टेंडेंसी, आई ऑलवेज से कि अगर आपका सिस्ट डिसॉल्व होता है तो आपको इमीडिएटली कंसीव करना है। उसकी वजह कि 28, 29, 30 उनका चला जाता है सिस्ट पीसीओडी को लेके आते हैं हमारे पास में। और जब उनको बोला जाता है कि कंसेप्शन और शादी राइट टाइम होनी चाहिए, 25, 26 इज अ राइट टाइम एज, तो मैडम तब फीमेल का हमेशा ये रहता है कि नहीं पहले करियर सेटलमेंट 30s और मैं एक्चुअली मुझे अगर अंजन मैम बोलती है तो मैं जरूर ग्रुप में फॉरवर्ड कर देती हूँ। मैंने जो मेरे सेशंस में अटेंड किया या जिन सीएमईज में मैं जाती हूँ, तो मॉडर्न के लोगों का सीधा डायरेक्टली ये रहता है कि 30s के बाद में शादी करो, 36 के बाद में शादी करो, कोई फर्क नहीं। उन्होंने उनके पैंतरे निकाले हुए
कि दे कैन स्टोर देयर ओवम्स एंड दे कैन यूज देयर ओवम फॉर द कंसेप्शन। लेकिन मैम हमारा शास्त्र जो बोलता है वो राइट टाइम शादी का भी वक्त बताता है, कंसेप्शन का भी वक्त बताता है, कितना डिफरेंस होना चाहिए शादी में, उसके बाद में ओवुलेशन अगर प्रॉपरली आपका 14 to 18 डेज में होता है। तो ये सारे शास्त्र के नियम अगर हम तोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये रेपरकेट तो होने वाला है। हमें ऋतुचर्या बतानी है, हमें जो रजस वाला चर्या है वो बतानी है, वो जो 4 दिन की चर्या उस वक्त का खान पान, ये सारी चीजें अगर बच्चियां फॉलो करती है, जो कि नहीं फॉलो होता है मैम। आजकल स्पोर्ट्स है, बाकी का चीज है, वो बहुत अच्छी बात है कि गर्ल्स आर एक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव इनफ, लेकिन उसमें जो परिचर्या है वो अगर प्रॉपरली फॉलो होती है, जो ऋतुचर्या के वक्त में बताया गया है, उस वक्त में अगर वो फॉलो होता है तो यू विल सी दैट कि ना वात प्रकोप होता है, ना कोई सिस्टिक टेंडेंसी डेवलप होती है, ना बाकी का चीज। और चौथी चीज ये है कि आजकल लड़की और लड़के मतलब जो कंपटीशन है हमारे घर से ऐसी शुरुआत होती है। जो आजकल हमारे इर्द गिर्द पेरेंट्स है, लिटरली मतलब उनको कोई काम का आदत ही नहीं है, उनको किसी स्ट्रेस का आदत ही नहीं डाला है। हमारे वक्त में हमारी मम्मी अगर चपातियां बोलने आई तो हमें डंडे मारती थी। आजकल हम 18 साल या 12 साल की लड़की को पूछो तो बोलती नहीं नहीं, मेरी बेटी पढ़ाई करने जाती है, स्कूल से आती है, बहुत थक जाती है, आई डोंट नो, मतलब बैग लेके जाना गाड़ी में और गाड़ी से बैग लेके आना और पूरा बैठ के पढ़ना है, इसमें थकान कहाँ पे आती है? दैट थकान इज नॉट बिकॉज ऑफ दे आर एक्सर्टिंग देमसेल्फ, दैट थकान इज ओनली बिकॉज ऑफ द मेधावृतवात या जो भी हमारी दिनचर्या है जिसमें एक्टिविटी ही नहीं है, नो एनी एक्टिविटी, नो एनी दिस थिंग। घर के जो काम है वो भी काम वाली कर रही है, तो मम्मी कर रही है, अपनी बेटियां बैठी रहती है, पूरा दिन लैपटॉप है, सारा स्टडीज ऑनलाइन है। ये लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंटली इस पे इफेक्ट करती है मैम। और दूसरा चीज ये कि आप जब भी देखो पीसीओडी है या फिर मेंसेस स्कैंटी जा रहा है या फिर जो लड़कियां है ना वो बहुत इरिटेबल है, बहुत ज्यादा एंथू भी है, इरिटेबल भी है, पेरेंट्स से बातचीत नहीं, शेयरिंग अच्छे से नहीं, ऑल द टाइम देयर ऑन टू इंस्टाज एंड इनमें आर्टिफिशियल वर्ल्ड जो है जहाँ पे भावनिक कोई वो नहीं रहता है, और जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस जल्दी उनमें नहीं आता है। तो आपको ये सारा चीज मतलब हमारी जो पुराने जो भी हमारा कल्चर है उस कल्चर से रिलेटेड है मैम। तो वो अगर आप पेरेंट्स को भी समझाना पड़ता है और बच्चियों को तो हैंडल करने के लिए, लिटरली मेरे पास में कितनी यंगस्टर्स लड़की है कि मेरे ये सारे नेचर की वजह से ट्रीटमेंट नहीं लेना बोलती है। वो मैडम क्या बोलती है कि एक्सरसाइज करो, फिर योगा करो, फिर पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो, ये थोड़ी ट्रीटमेंट का पार्ट होता है, तो वो छोड़ देते हैं मैडम। और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनके पेरेंट्स को बता देती हूँ कि आपकी बेटी कहाँ लैंड होने वाली है। द रीजन अगर 6-7 दिन में अगर वो 5 दिन रात के 12 बजे के बाद में सो रही है, दिन में उसका जंक फूड वगैरह सब कुछ होने के बाद में उसका कॉन्स्टिपेटिव हैबिट है, 7-7 8-8 साल की बच्चियां 2-2 दिन उनको मोशन नहीं होता और पेरेंट्स को कुछ भी नहीं लगता है, तो बिल्कुल बेसिक पे भी हम करते हैं ना कंट्रोल मैम, तो भी आप अगर अवश्रम दूर करते हैं या दिनचर्या में आप उनका अपानानुमान के ऊपर काम करते हैं, मैम बिलीव कीजिए आपकी आर्तव दृष्टि हो ही नहीं सकती है। और रसद दृष्टि अगर आपकी नहीं होगी तो आपका अर्थ भी अच्छा फॉर्म होगा आगे चल के, जो भी संज्ञा दृष्टियां या बाकी का चीज है। द रीजन इज दैट एवरीथिंग हमें हिस्ट्री मिलती है, लेकिन हम उसको उतनी स्ट्रिक्टली हम हेतु को बंद करने के लिए स्ट्रेस नहीं करते, क्योंकि लोगों का आयुर्वेद के प्रति या आयुर्वेदिक लोगों के प्रति लोग जो है वो मतलब उतने कॉन्शियस या नहीं, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है कि दे डोंट टेक अस सीरियसली। दैट्स द रीजन यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। आप करवाइए, आप अपनी कंसल्टिंग में एक छोटा सा 20 मिनट्स का पोर्शन रखिए, उनसे सामने योगा करवाइए। अगर वो बोलते कि हाँ मैं एक्सरसाइज करती हूँ, सामने करवा के लीजिए, आप खुद करिए, मैं दिखाती हूँ, मैं लोगों को मेरा आसन होता है मैम, मैं डेफिनेटली मैं कभी आप पिक्चर भी डालूंगी, मेरी मेज कुर्सी के पास एक योगा मैट हमेशा बिछी होती है। कोई भी मरीज आता है, चाहे वो श्वास का हो चाहे वो किसी का भी हो, एक योगा मैं जरूर उसको ऐड करती हूँ। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। ये नहीं मेरा ये अपना मैम नेचर ये है। बहुत बहुत अच्छी बात है मैम, और आपको देखिएगा बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि हम मतलब मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैम आयुर्वेदिक लोग अभी सेवियर बनेंगे आगे चल के। द रीजन इज दैट गायनेकोमेस्टिया इतना बढ़ रहा है मैम, जो लोग हमारे यहाँ कोल्हापुर करके एक एरिया है जहाँ पे उन लोगों को आधा 1-2 लीटर दूध पीना पड़ता है, और उन लोगों में गायनेकोमेस्टिया डेवलप होता है 30s के बाद में। उन लोगों में टोटल पोटेंसी कम हो जाती है, या फिर अजूस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। तो उनके मतलब ये स्पेसिफाइड हेतु निकालते वक्त में वो स्टडी निकल जाता है कि द इनटेक ऑफ मतलब ग्रेटर अमाउंट ऑफ मिल्क इज गुड फॉर देयर प्रोटीन वैल्यू और देयर फिजिकल जो भी उनका स्टेमिना वगैरह उनको लगता है। लेकिन जो बॉयलर के चिकन्स हैं उनको इंजेक्टेबल्स हार्मोन्स के दिए जाते हैं बिकॉज फॉर द फास्ट ग्रोथ,
ग्रोथ फैक्टर बढ़ाने के लिए। एंड वैसे ही दूध के अंदर जो मिल्क जो हमारे दूध देने वाली गैया भैंसे हैं, उनको भी बहुत हाई डोसेजेस ऑफ हार्मोन्स दिया जाता है, जो जेंट्स में या जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और हमारे कोल्हापुर में वो पूरा ट्रेंड है वैसे, मतलब कुश्ती वगैरह खेलना बाकी का, बट उनकी इम्पोर्टेंसी और उनका मतलब जो ईडी का प्रॉब्लम है या फिर ओलिगोस्पर्मिया, ये इतनी फास्ट अमाउंट में। लेकिन क्या है ना मैम, शुरुआत में हमको 10 साल 15 साल पहले हमको भी नाम रखते थे, तो क्या खाना छोड़ दे, तो क्या दूध पीना छोड़ दे। ये छोड़ी मैम, अरविंद सर को याद आएगा 3 साल 2 साल पहले संभाषा होती थी, और जब मैं ऐसे हेतु पे बात करती थी ना कि भाई ऑर्गेनिक खाना चाहिए या फिर फलों के ऊपर का केमिकलाइजेशन है उसको इस तरह, तो मुझे यहाँ तक ऑब्जेक्शन में, तो क्या खाना छोड़ दे, इसका मतलब सब्जियां भी नहीं खानी, इसका मतलब ये भी नहीं खाना। बट इट्स अ वेरी सीरियस फैक्टर, बिलीव मी, इट्स बहुत मतलब गलत फॉर्मेट में नहीं, लेकिन जब तक आपको ये डाटा सामने आएगा कि कितनी ज्यादा प्रमाण में यूट्राइन कैंसर, देन सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वी हैव टू कीप एन हैबिट कि जो बिफोर मतलब मेनार्की के बाद का नॉलेज, देन 18+ का नॉलेज, इवन मैरिज के वक्त में या मैरिज से पहले उनको सेक्सुअल नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अदरवाइज बहुत इजीली पॉज एंड बहुत इजीली आईपी पिल्स एंड ये सारी चीजें यूज होती है, और उस मिसयूज के बाद में सेम द पेशेंट लैंड्स इनटू, और वो एक दो बार की गलती होती है, लेकिन पूरा हार्मोनल ग्राफ तो डिस्टर्ब होता ही है। हमारे जिस एरिया में मेरा प्रैक्टिस है, अरविंद सर का और मेरा, उस एक हाईवे पे मैडम जो 4 ही किलोमीटर का होगा शायद, उस एक हाईवे पे तकरीबन 12 आईवीएफ सेंटर है मैडम, 12 आईवीएफ सेंटर। मैं परसों और एक आईवीएफ सेंटर का लॉन्च था, उस लॉन्च के सीएमई में गए थे, और उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट करके हमको बुलाया था और बहुत ध्यान दिया। लेकिन व्हेन आई हर्ड टू देम, रियली द सिचुएशंस आर सो बैड कि उन्होंने एग बैंक की, स्पर्म बैंक की तैयारी करके, उनका जमाना हो गया, उनके 10-10 लाख के पैकेज तय हो गए, और हम फ्री वाली जो चीज है, योगा है, आहार की मात्रा है, या आहार का जो हमारा शास्त्र है, जब भूख लगे तब खाना, जितनी प्यास है उतना पानी पीना, या हमारे प्रकृति के हिसाब से पंचकर्म करना, या जो भी चीजें हैं, वो ऋतुचर्या में हम डालते हैं, हम कहाँ ये लेते हैं, कैंप्स लेते हैं, वो शुरू कर देना चाहिए, प्रोपेगेंडा शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ कंट्रीब्यूशन टू आवर सोसाइटी। दे डोंट नो, पीपल दे डोंट नो। वेरी नाइस मैम, थैंक यू। My समय हो pleasure. गया मैम, मैम कल हम आपसे फिर जरूर पूछेंगे, और कल हम अंजना मैम का भी व्यू सुनेंगे, क्योंकि आप लोग जी मैम। हमारे हाँ सीनियर्स हो, और आप ही लोग हमें गाइड करिएगा। तो अरे ज्यादा मैम, अच्छा हम कि अभी हम भी स्टूडेंट हैं, अरविंद सर जब डांटते हैं ना तब नहीं देखिएगा मैम, कैसे डांटते हैं। ये आपका बड़प्पन है मैम, और कुछ नहीं 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 मैम, एवरीबॉडी आप वेरी तो गुड। शिक्षकों की तरह ही है मैम, और क्या है। थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर, प्रणाम सर।